अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरे नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नावल की तरफ। हम नावल पढ़ रहे थे दहशत वहशत, जिसकी राइटर है महविश अली, जो बहुत कमाल का लिखती हैं। और मुझे बताइएगा किस किस को ये राइटर महविश अली बहुत पसंद है। मेरी तो फेवरेट में से एक है। बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हियर वी गो। बाबा फेरी के मुसलसल कॉल्स पर वो कच्ची नींद से बेदार हुआ। वो मोबाइल उठाकर कान से लगाया। जाने बाबा, इसने जवाबन मोहब्बत से कहा। उठ जाए बाबा, आई एम वेटिंग। मुझे नाश्ता दे, भूख लगी है। वो कहकर इसका ओके आ रहा हूँ सुनती कॉल डिस्कनेक्ट कर गई। बुरहान ने मुस्कुराते अपने सीने पर सर रखे सोई हुई मुस्कान को देखा। नजरें इसके सुनहरी बालों पर गई जो इसके चौड़े मर्दाना सीने पर बिखरे हुए थे। इसकी आंखों में रात के गुजरे लम्हे लहराए। घनी मूंछों तले लब खुद ब खुद मुस्कुराए। वो कुछ देर पहले ही तो इसके आजादी बख्शने पर सोई थी। इसकी मध्यम सांसें वो अपने सीने पर महसूस करता सुकून से पड़ा था। वो चाहता था ये वक्त ठहर जाए और वह ताहयात इसके सीने पर सर रखे पड़ी रहे, पर यह कहाँ मुमकिन था। इसने आहिस्ता से इसका सर उठाकर बाजुओं पर रखा। नतीजा इसका चेहरा इसके करीब आ गया। वो इसकी झुकी पलकों, गुलाबी लबों को देखकर मुस्कुरा दिया। खूबसूरत जिंदगी की हसीन सुबह बखैर मेरी चुड़ैल। उंगली से इसके बाल समेटकर इसने कान में लगाया और इसके चेहरे को देखते भारी गमगीन आवाज में बोला। मुस्कान के लबों पर एक हसीन मुस्कुराहट बिखर गई। नींद के बोझल से भारी पलके बमुश्किल उठाकर इसकी नींद की सुर्खी वाली आंखों में देखा। आपको भी, वो सरगोशी में बोलती इसके हिसार में छुप गई। क्या हुआ? कहकर लगाते बुरहान ने इसे हिसार में लिया। जाओ, मुझे सोना है। वो फौरन से इसके पर हिद्दत हिसार से कसमसा कर निकली और कड़वल बदलकर तकिए में मुंह छुपा लिया। नींद तो मुझे भी पूरी नहीं हुई, तो क्या ख्याल है? पुश्त को देखते इसकी कमर पर बाजू डालकर करीब करने लगा। हरगिज नहीं, दूर रहो। मुस्कान को जैसे करंट लगा और एकदम बेड छोड़कर दूर हुई। अरे बुरहान बेबाक नजरों से इसके सरापे को देखते इसके रिएक्शन पर छत फाड़ के लगाने लगा। मुस्कान पर जैसे गड़ो पानी आ पड़ा। क्या हुआ यार, भाग क्यों रही हो? वो एक जुस्त में बेड से नीचे उतरा। देख स्वामी, मेरी तरफ मत आओ, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। इसके कदम अपनी तरफ बढ़ते देख उंगली उठाए वार्न करती वो बुखलाहट में बोली। नींद से एक बुरा हाल, दूसरा बिखरा हुलिया, सुनहरी खुले बाल, सुर्ख नैनकुश गुलाब की तरह निखर कर महकता सरापा जो इस वक्त सफेद कमीज में मलबूस थी। तो फिर वो कैसे ना पागल होता। मुस्कान की जैसे जान पर बनाई। एक तो हया शर्म से पलके नहीं उठ रही थी, ऊपर से इसकी बेबाकियां जसारतों से सारी रात इसने सोने नहीं दिया था। बुरहान को जैसे इस पर रहम आ गया। पास आकर इसने थोड़ी से पकड़ के इसका सर ऊंचा किया। शेरनी, क्या हुआ? इसने मोहब्बत से इस्तफार किया और मुस्कान ने नजरें उठाकर इसकी आंखों में देखा जो वो चाहता था। इसकी सुर्ख सुनहरी आंखों को देखे इसके लब मुतबस्सम हुए। वो फौरन झुका गई। शायद समझ गई थी वो सिर्फ इसकी आंखों में देखना चाहता था, ठीक से करीब से। ये जो झुकी नजरों की अदाएं दिखा रही हो ना, इससे तुम्हारे लिए ही मुश्किल बढ़ रही है। इसके बाद शाने से समेटकर कमर से थामकर करीब करते इसके कान में सरगोशी से कहा। वो इसके गर्म दहकती सांसों को कान पर महसूस करके जैसे सांस लेना भूल गई। आज मैं नाश्ता बना रहा हूँ, कल मुझे इन हाथों से नाश्ता चाहिए। इसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझाते हुए इसने मोड़कर इसकी पुश्त पर कमर पर रखे और झटके से इसे करीब खींचकर इसकी गर्दन पर झुका। इसकी बढ़ती जसारतों पर इसने कसमसाकर इसे दूर करना चाहा, तब वो होश में आकर इसके सुर्ख चेहरे को देखने लगा। इसने हाथों को छोड़कर बाजुओं में उठा लिया बेड के करीब और आहिस्तगी से इसे इसकी जगह पर लिटा दिया। इस कार्रवाई के दौरान मुस्कान ने आंखें बंद कर ली थी। वो मुस्कुराता हुआ झुका इस पर और मोहब्बत भरी जसारत करता दूर हुआ तो वो फौरन से कंबल में घुस गई। बुरहान देखकर कहका लगा उठा। शेरनी भीगी बिल्ली बन गई हो। उंगलियों से इसके पांव के तलवों को छूकर वो शरारत करता फ्रेश होने चला गया। मुस्कान जिस तरह उछली थी खूनखार नजरों से इसकी पुश्त को घूरती नाक सुकेड़ गई। बुरहान फ्रेश होकर बाहर आ गया जहां हट से बाहर लड़कियों लड़कों के साथ फेरी फुटबॉल खेल रही थी। बुरहान को ग्लास वॉल के पास देकर फ्लाइंग की पास की, जिसे इसने थामकर अपने गाल से लगाई तो वो खिलखिला उठी।
वो शौक नजरों से ये मंजर देख रहे थे सब, जहां वो दोनों अपनी फ्लाइंग किस का तबादला कर रहे थे, और ईमानदारी से इन्हें इन जगह पर पहुंचाकर बुरहान मुस्कुराता किचन में आया। अब ये मीम साहब कौन सा नाश्ता करेगी? वो मुस्कान के बारे में सोचता एप्रन बांधकर एग फ्राई करने लगा। अच्छे बुरे से पराठे बनाने तो आते थे, जो इसे शेर खान से सीखे थे। बॉयल एग, एग फ्राई, जैम, ब्रेड, फ्रेश ऑरेंज जूस, पराठे, बाकी की लोजमंद उठाकर डाइनिंग टेबल पर आया। आ जाओ, हट से बाहर आकर इसने कहा और एप्रन बांधे पर कंधे पर डालकर अंदर वापस आ गया। वो अनजान नहीं था कितनी नजरें इसकी तरफ उठी थी और वो ठहर गई थी। इसके घने स्याह बाल नम से इसकी चौड़ी पेशानी पर बिखरे हुए थे। ब्लैक शर्ट के ऊपर खुले बटन, इसका मर्दाना सीना नुमाया हो रहा था। शर्ट के आसीने कहानियों तक फोल्ड किए वो कंधे पर एप्रन रखे अपने इस रफ हुलिये में कितने दिल धड़का गया था। हाय, हाउ आर यू? रोजी आज दूसरी लड़की के साथ थी। करीब से गुजरती जब इसकी नजरें बुरहान की पुश्त पर गई तो खुद को इसकी सिम बढ़ने से रोक नहीं पाई। बुरहान इसने स्वानी आवाज पर चौंक कर मुड़ा और रोजी को सामने पाकर बेजार हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, और आप? वो मुस्कुराया, जिसके साथ रोजी का दिल जोर से धड़का। चेहरे के गुलाबीपन में भी इजाफा हो गया। दिल की बस इसे देखती रह जाए और ये पल, ये लम्हा यहीं ठहर जाए। कैसा शहर था इसकी शख्सियत में कि वो खुद को इस शहर में जगड़ने से बचा नहीं पा रही थी। इसकी नजर इसकी शर्ट के खुले बट्टों से मर्दाना सीने पर गई, जिन्हें महसूस करते बुरहान ने नामहसूस अंदाज में रुख घुमाया। एक्सक्यूज मी, वो माजरत करता खौफ से वापस मुड़ा। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? वो कितनी जुर्रत से बोली थी। बुरहान के उठते कदम साकित हो गए। जरूरी है? फौरन से खुद को संभाल कर इसने पूछा। बहुत। वो सर झुकाकर बोली। बुरहान के लिए मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया। अगर ये सीन इसकी चुड़ैल देख लेती तो दोनों का क्या हल करती वो सोच नहीं सकता था। अभी इत्तेफाक से वाक़या हुआ था और मैंने इस लड़की को कहा कि जाकर मेरी बीवी से ले लो, तब जानती हो क्या हुआ? वो मुस्कुराहट दबाकर बड़े संजीदा अंदाज में बोल रहा था। रोजी की आंखें पूरी फैल गई। मुस्कान से भूली नहीं थी। क्या? अफसोस। इसने अपने बाजू की सिमत इशारा दिया। रोजी ने फैली आंखें जर्द रंगत से देखा। और वो लड़की? इसने खौफजदा सरगोशी से पूछा। दिल जैसे साकित हो रहा था और हालत ऐसी, अभी थोड़ा सा ऊंचा बोला, वो इसकी जान निकालने के लिए आ जाएगी। इसके लिए ही तो अफसोस होता है। जरा से जज्बात में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। वो चाहता तो सख्ती और सर्द लहजे में इसे टोक सकता था, शर्म दिला सकता था, पर इस खूबसूरत सी लड़की का दिल ऐसे तोड़ना इसे गवारा ना हुआ। इसके गालों पर फैला गुलाबी रंग इसे मुस्कुराता रहा था और अब वो इसकी जर्द रंग से मुस्कुराहट छुपाने की मुश्किलात में था। इसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे पीछे ही वो गन पकड़े खड़ी हो, और इस सोच पर बदहवास बौखलाई खौफज़दा। आप कैसे रहती हैं इसके साथ? बुरहान अपना कहकर दबाए पलटा था कि इसके दूसरे अल्फाज ने इसके कदम रोके। किडनैप किया है इसने। इसकी दुख भरी आवाज में जवाब सुनकर वो बल खाकर पीछे हुई। गुड, नाइस, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। हाँ, हिलाती कांपती लरजती वो नंबर पर लानत भेजती, वहां से उल्टे कदम लेती भागी। अरे अरे, नंबर तो ले लो, बुरहान ने परेशानी से कहते अंदर की सिमत इशारा दिया। इसकी जान हवा हो गई, जैसे अभी मुस्कान निकल कर इसे दबोचेगी, और वह एकदम फुल रफ्तारी से भागी। मोहब्बत, वो कहकर आकर तमस्करा उठाता अंदर आया और इसके पीछे ही खिलखिलाती फेरी, क्योंकि वो सब सुन चुकी थी। आपने मेरी मम्मा को इतना बुरा तस्वर दिया है? वेरी बैड बाबा। हैंड वॉश करके वो चेयर खिसका कर बैठती बोली। तो तुम्हारी मामा कौन सा अच्छे लोगों पर अच्छे तासुरात छोड़ती हैं? इसने लापरवाही से कहते कंधे उचकाए। मम्मा को तो जगा दे, जब से आई हैं सोती ही रही हैं। वो निवाला मुंह में रखती हुई बोली। तुम्हारी मामा को नींद की सख्त जरूरत है बेटा, इन्हें आराम करने दे। वो मुस्कुराहट छुपाकर बोला। ओके। फेरी कंधे उचका गई। आज का क्या प्लान है? कुछ लम्हे बाद इसने पूछा। बुरहान ने कप लबों से लगाते इसे देखा। वो बहुत बाएतमाद, मजबूत, बहादुर हो गई थी। हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी इस सहमी फेरी के बरअक्स। जो आप चाहें, वो सर को खम देता बोला तो फेरी हंसी से इसका मोबाइल लेकर वहां की खूबसूरत जगहों के मैप देखने लगी। बाबा, आपने इस रेस्टोरेंट का कहा था, वहां चलें?
अचानक इसे याद आया तो वो बोली, कल। बुरहान ने उल्टा इजाजत चाही, वो हंस पड़ी। जरूर, फिर आज मैं न्यू फ्रेंड्स को टाइम दूं, आप मेरी मम्मा की नाराजगी खत्म करें। वो कहती जूस का गिलास अब उछल गए, झपाक से वहां से निकली। सारा टाइम तो इसका है। बुरहान मुस्कुराता रह गया। वो बैठता, कॉफी पीता, मोबाइल साथ यूज कर रहा था जब खटके की आवाज से नजरें उठाई। डीप रेड साड़ी में वो फ्रेश लबों पर गहरी लिपस्टिक लगाए किचन से दाखिल हुई। इसकी नजरें अब मोबाइल के बजाय इसके सिरापे पर थी और लबों से कप लगाते छोटे छोटे सिप साथ ले रहा था। ये इसकी नजरों की तपिश ही थी कि सामने आकर बैठी मुस्कान के रुखसार तब उठे, पर नजर अंदाज किए वो नाश्ता करने लगी। भूख जो जोरों की लगी हुई थी। फेरी कहाँ है? अचानक से इसे फेरी की याद आई। इसे देखा नहीं था, तभी चौंक कर बोली, अभी नाश्ता करके बाहर अपने न्यू फ्रेंड्स के पास गई है खेलने। इसने नजरें इसके सुर्ख लबों पर टिकाए के कहा और इसकी बेबाक नजरों से खफा सर हिला दी। कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं? मानी खेस खामोशी से घबरा कर बोली। गोया आज वो इरादा बांधे बैठा था कि इसे हर तरह खफकत शर्मिंदगी से दो चार करेगा। कितना बेबाक था। पहले तो इतना खड़ूस हुआ करता था और अब नहीं, कल प्रोग्राम, आज मुकम्मल रेस्ट। इसके तासरात को पढ़ते वो जुमाइनी बोला। मुस्कान का दिल जोर से धड़का। एक पल को हाथ में कब जैसे लर्जा। वो हूं हाँ भी ना कर सकी। तुम जल्दी उठ गई? वो अब मग रख कर कोने टेबल पर टिकाए मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो पहली बार वो कमजोर पड़ने लगी। बस मुझे ज्यादा सोने की आदत नहीं। वो कंधे उचका गई। ये तो अच्छी बात है, बल्कि बहुत अच्छी। वो जुमाइनी खेजी से बोला। इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो सटपटा गई। नाश्ता अच्छा था, थैंक्स। इसे नजरअंदाज करती वो उठी और इसमें ही इसकी भलाई थी। खाना मैं बनाऊंगी, इसने जाते हुए कहा। बुरहान कंधे उचका गया। तुम्हारी मर्जी। ये टेबल कौन साफ करेगा? इसने हैरत से इसे जाते देखकर पूछा। जाहिर है जब खाना मैं बनाऊंगी तो फिर ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा स्वीट हार्ट। इसने आंखें टपटपा कर कहा और वो खोल उठा। तुम अपने शोहर से काम करवा रही हो? इसने शर्म दिलाना चाहा। शोहर को क्या जरूरत थी सारी रात? वो कहती कहती रुककर जबान दांतों गले दबा गई। हाँ हाँ बोलो, क्या क्या? इस बेचारे शोहर ने क्या किया सारी रात? वो कहका लगाकर वो मजे से बोला और एक जिस्म में इसकी तरफ लपका कि मुस्कान खिलखिलाती छपाक से रूम की तरफ भागी। बहुत बेशरम बदतमीज शोहर हैं। इसने जुबान चढ़ाकर इसने दरवाजा लॉक किया। तुम दरवाजा खोलो, अब तुम्हें बताऊं बेशरम किसे कहते हैं। वो मसनूई गुस्से से दरवाजा बजाता हुआ बोला। जाओ बर्तन धो। वो जैसे महसूस होने लगी। सूरज की तपिश बढ़ते देख इसने बटन पुश करते छत कवर कर ली। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, अगर दरवाजा नहीं खोला तो तुम्हारी खैर नहीं। वो इसे धमकाता हुआ किचन की सिमत बढ़ गया। दूसरी तरफ रूम में कॉफी पीकर अब मुस्कान को खटका लगा रहा। वो किसी भी वक्त इस पर आकर हावी हो जाएगा और फिर इसकी बढ़ती रफ्की जिसारतों से इसकी सांसें रोक लेगा। उंगलियां चटकती वो लब दांतों में दबाए मुख्तलिफ राह फरार की सोच में थी कि कोई इसी सुरंग हो जिससे वो निकलकर भागे और पीछे वो हाथ मलता रह जाए। अब ये कैसे मुमकिन होगा? ये इसे ही सोचना था। सोच मुस्कान, सोच सोच। रूम में चक्कर काटती वो निढाल होकर बेड पर बैठी। दफातन ताखैर से ही सही, पर दिमाग में एक आइडिया लहराया। वो इस वक्त किचन में है और मैं आसानी से निकल सकती हूँ। चुटकी बजाकर वो सितारा आंखों में सजाए उठी। पहली नजर हील पर गई और बड़ी फुर्सत से इसने इन्हें निकालकर साइड रखा। आगे से साड़ी को हाथ में थामती हुई बेआवाज दरवाजा खोलकर पहले गर्दन बाहर निकालते जायजा लिया। वो लॉन्च खाली था जिसे इसने आहिस्ता से गुजार कर फरार होना चाहा। चल मुस्कान बेटा निकल, वरना आज ये एसएसपी सठिया गया है। वो खुद को कहती बाहर कदम रखकर रूम से निकली। क्या दिन आ गए हैं, एक लेडी बॉस को यूं चोरों की तरफ फरार होना पड़ रहा है। वो खुद पर ही शौकी थी। मैं तुम्हारा खून भी जाऊंगी, पर मैं तुम्हारे पास आने की गुस्ताखी नहीं करूंगी। वो इसे मारने की चाह दिल में दबाए आगे बढ़ रही थी। दबे कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाए और दीवार के साथ लगी किचन की तरफ देख रही थी। सामने कुछ फासले पर डोर था और इसका दिल धक धक कर रहा था। दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। हील क्यों उतार दी है? वो संजीदगी से इसके सफेद पांव देखते बोला। आवाज पर वो मतवज्जा हो जाता। मुस्कान ने आगे गर्दन करते झुककर इसे देखा और इरादा तेज रफ्तारी से दौड़ लगाने का था। पीछे से आती आवाज के मुदाखलत पर सख्त बदमजा होती बोली।
वो जवाब सुनकर ताज्जुब खेजी से देखने लगा मान। बात समझ आई तो फौरन से अपना कहका दबाया, पर मुस्कान की आंखें दिमाग चलने पर फैल गई। इसके कानों से धुआं निकल गया। आ! अचानक वो गला फाड़कर चीखी। उधक कर दूर होती इससे पहले ही एक जिस्म में इस तक पहुंचते बुरहान ने इसके मुंह पर हाथ रखते इसके असार में झगड़ा। तुम! वो चीखी। हाँ मैं, हो गया मतवज्जा जाना। इसने कहका लगाते दूसरा बाजू इसके कमर में डाला और इसे करीब किया। भाग रही थी, वो महसूस होता बोला। गलत फहमी में, बस यहाँ वॉक करने जा रही थी, इसीलिए तो सैंडल उतार दिए। वो तो बस ऐसे ही तुमसे मजाक किया था। शर्मिंदगी से वो नाक सुखेड़ कर गोया हुई। अच्छा, वो एहतजाइया हंसा। वो बेचो ताप खा कर रह गई। चलो, मखमूर नजरों से देखते इसने अंगूठा इसके निचले लब पर फेर कर इसे देखा। कहाँ? वो आंखें फैलाकर बोली। मोहब्बत करने, वो कहका लगाकर बेबाकी से बोला। मुस्कान के चेहरे पर सारे जिस्म का खून सिमट आया। बहुत बदतमीज हो, दफा हो जाओ। वो हंसती इसके सीने पर मुक्का मारकर कंधे पर सर टिका गई। बुरहान ने चाहत से इसे खुद में समाया। हम 10 दिन यहाँ हैं, फिर तुम्हारी पसंद पर चलेंगे, जहां तुम चाहो। वो इसे मुस्तकबिल के प्लान से आगाह करने लगा। मैं एक माह बाद इटली जाऊंगी, तो इससे पहले मैं एक जगह जाना चाहूंगी, क्या तुम राजी होगे? वो सामने आकर इसके पांव पर अपने नरम पैर रखती गर्दन में बाहें डालकर हाथ डाले चाहत से इस्तफार करने लगी। वो तो इसके इस अंदाज पर लाड से निहाल हो गया। तुम एक जगह कह रही हो? मैं तुम्हारे साथ दुनिया की हर जगह जाने के लिए तैयार हूं। इस पर खुद को सिर्फ मेरे नाम कर दो, वो बहके गमगीन लहजे में बोला। इसकी पुरशोर पुरतपिश नजरों के मायने खेज तासुरात इसे भला कहां तक बचा रहे रखते। मैं तो तुम्हारी हूं, वो झुककर इसके कान में बोली। बुरहान ने आसूदगी से सरशारी से अपनी बाहों में भरा। तुम्हें रहना भी मेरी ही है, वो जताकर बोला। मुस्कान को इसका ये हक जताना बहुत भाया। हाँ, वो तो अव्वल दिन से इसी की थी, तभी तो कीचड़ में पाकीज़ा थी। बाबा, मम्मा, मुझे भी एक सिस्टर चाहिए। अचानक से दरवाजे से दाखिल होती फेरी की रूठी झुंझुलाई दर हकीकत नम आवाज गूंजी। वो दोनों बौखलाकर दूर हुए और इसके मतलब मुतालबे पर जहां मुस्कान ने हया की लाली से सटफटाकर इसे घूरा था, बुरहान ने इसकी डिमांड पर कई नोट इस पर वार दिए। सदके मेरी शहजादी, दिल जीत लिया, वो हंसते निसार होते बोला और इसे ऊपर उठा और फेरी हैरान हो गई अपना दुख भलाए। मुस्कान मौका देकर आहिस्ता से वहां से खिसकना चाहती थी कि बुरहान की जरीक निगाहों से इस तक पहुंच गई। पकड़ो इसे, वहीं से तुम्हारी बहन मिलेगी। बुरहान ने फेरी के दिमाग की बत्ती जलाई। अगले ही पल दोनों ने झपक कर मुस्कान का दबोचा। मैं दोनों का हशर कर दूंगी अगर मुझसे ऐसी वाहियात डिमांड की तो। वो गुस्से से घुराई। इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर दोनों इससे बेड पर दिखेलते इस पर झुक गए। हशर नशर तो हम आपका करेंगे मम्मा, अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो, फेरी इसी के अंदाज में बोली। मुस्कान ने गुस्से से घुरा। बुरहान कहका लगा उठा। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इसने फेरी को इशारा दिया। अगले ही लम्हे वहां मुस्कान की चीखें थी तो बुरहान फेरी के कह के दोनों से बुरी तरह गुदगुदा रहे थे और वो हंस हंस कर निढाल होती अब चीखें मार रही थी। छोड़ो मुझे, सच में आज मर जाऊंगी। फेरी को वैसे ही अपनी मामा बहुत पसंद थी और आज इन्हें इस तरह हंसते देखकर वो आहिस्ता से इनके बीच आकर लेटी, दोनों के सर के नीचे अपना बाजू देकर इन्हें खुद से लगा गई। हमारी जान। दोनों ने मोहब्बत से इसे खुद में समेट लिया। इसी पल मुस्कान ने बुरहान को आंख मारकर इशारा दिया और वो समझकर सर खम देता हुआ इसके साथ मिल गया। बाबा, चीटर, छोड़ो। अगले ही लम्हे मुस्कान की जगह फेरी की चीखें खिलखिलाहटें थी। वो अपनी मुकम्मल फैमिली को देखता आसूदगी से मुस्कुराया, पर जब इसकी बारी आई तब बहुत आसानी से इसने दोनों को दबोच लिया और मुस्कान फेरिस की पकड़ में बेबसी से खिलखिला उठी। मैं आपको बता रही हूँ आलम, किसी की तरफ मत देखिएगा। वो अपने बेटे के कपड़े चेंज करती हुई चौथी दफा वार्न करती हुई बोली। तुम्हें देखने से फुर्सत मिले तो
कहीं देखूंगा ना। टाई बांधते आलम ने कहा। इन्हें यूनान से दुबई आए आज दूसरा दिन था और दुबई के इस रोशन शहर में वो अपने कॉटेज में रहाइश पसीर था और जो पूरा फूलों से ढका हुआ था। जैसे इस खूबसूरत कॉटेज ने रंग बिरंगी फूलों की चादर ओढ़ी हुई थी। वो जानता था कि इसके दुश्मनों को मालूम है कि सईद की फैमिली यूनान में है। वो अपनी बीवी और बच्चे के लिए मजीद रिस्क नहीं चाहता था, इसीलिए वहां से चला गया। अगर वहां होता तो भी इन्हें मुंह दे सकता था, इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर फिर भी वो अपनी एन और बेटे पर रिस्क नहीं ले सकता था। ये भी नहीं चाहता था कि अब इनके करीब एक चीख भी गूंजे। वो अपनी एन को अब पुरसुकून अमन वाली जिंदगी देना चाहता था, इसीलिए इस दिन ही वो दोपहर की फ्लाइट से वो दुबई एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे, जहां इसके ना चाहते हुए भी एयरपोर्ट पर कई लोगों ने इस्तकबाल किया था, जिनमें आर्मी के ऑफिसर सरफहरिस्त पे थे। आईजी सिंध ब्रिगेडियर से अच्छी तरह खासी बातचीत हुई थी और वो इस वजह से ही इसका इस्तकबाल खूबसूरत करना चाहते थे, इसीलिए वहां इसकी आमद से पहले पहुंच गए। सईद ने एन और अपने बेटे को फुल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में अपने कॉटेज पहुंचाया था, जहां खुद सबसे मिलकर बाद में यहाँ आया, जहां वो इसके इंतजार में खूबसूरत कॉटेज में सोफे पर परेशान खौफजदा बैठी थी और इसके सारे आदमी बेचैन थे इसका बेटा देखने के लिए, जो किसी को भी नसीब नहीं हुआ था देखना, ना ही इतनी मोहलत दी थी सईद ने। 2 दिन मुकम्मल आराम के बाद आज वो कुछ जरूरत की शॉपिंग के लिए जा रहे थे। रात के 9 बजे थे। रोशनियां अरूज पर थी और वो यूनान में रहकर के जान चुकी थी कि इन आजाद मुल्क में लड़कियां काफी बेबाक और बोल्ड होती हैं। वो नहीं चाहती थी इसके आलम पर इनकी परछाई भी पड़े। दिल में अजीब से वसवसे पैदा हो रहे थे और बेचैनी हद से सवा थी। इस तरह कैफियत में वो बेड पर पड़े अपने बेटे के कपड़े चेंज कर रही थी और इसके चेहरे के तार चढ़ाव देखते वो मुतबस्सम था। बालों में ब्रश फेरकर इसने हैंग कोट उठाकर पहना और एक कलाई में घड़ी बांधते गन निकालकर पीछे बेल्ट में लगाई। वो बिल्कुल तैयार होता मजबूत कदम उठाकर चलता इसके पीछे खड़ा हुआ और बाहें का घेरा इसके नाजुक कमर में डाला। आप फुर्सत पटाकर सीधी हुई। हाँ, मैं क्यों इतना परेशान हो? मैं बस तुम्हारा हूं, कहो तो आंखें निकालकर तुम्हारी हथेली पे रख दूं। अपनी मखसूस संजीदा आवाज में कहते इसकी पुश्त पर फैले बालों पर लब रखे। अल्लाह अल्लाह कैसी बातें करते हैं आप? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बस ये चाहती हूँ कि ना किसी के कहके की तरफ तवज्जो दीजिएगा और ना ही किसी लड़की की तरफ, इसे झिझकते हुए कहा और आलम ने भरपूर कहका लगाया और इसे घुमाकर अपने हिसार में लिया। आप हंस रहे हैं आलम, वो खफगत से चिढ़ गई। जब मेरे पास कहके लगाने वाली, मुझसे पढ़ने वाली, मुझे चाहने वाली और मोहब्बत करने वाली मौजूद है तो क्या जरूरत है इन्हें देखने की? तुम चाहती हो कि मैं किसी की तरफ ना देखूं ना, तो ऐसा क्या करूं? सिर्फ मुझसे कहके लगाने के वादे और मोहब्बत क्या करो, फिर मर जाएगा आलम। आलम तुम्हारे अलावा किसी की तरफ नहीं देखेगा, बस सूरत दीगर नहीं। क्या तो तुम, इसने जुमला अधूरा छोड़ा पर एन समझकर बौखला गई। मैं हूं ना, आपको कहके लगा कर दिखाती हूँ, कहा था तो। हाँ, वो मोहब्बत भी तो करती हूँ ना बहुत, इसने जल्दी से कहा और इसके गिद्ध बाहें डाली। आलम ने मोहब्बत पाश नजरों से इसके चेहरे को देखा और एक बाजू कमर में डालते दूसरा बालों में उलझाते चेहरे पर झुक गया। बस फिर फिक्र मत करो, इसके लबों को आजाद करते वो बोझल लहजे में गोया हुआ और इसके गालों पर लब रखे। और के चेहरे के खदोखाल में तेजी से सुर्खी फैली गई। क्या कर रहे हैं? वो झन भी अपने बेटे का सोचती कसमसा दूर होने लगी, पर आलम ने बेड पर पड़े खुद को घूरते फितने को देखकर इसे वापस में जकड़ लिया। मोहब्बत, इसे उठाया पर डायरेक्शन आईने के सामने आ गया। फितना वहीं ताव खाता रह गया। इसे सिर्फ यही गम था कि कब वो बड़ा होगा और इस दियो से अपनी माँ को आजाद करवाएगा। मैंने हमारे बेटे को तैयार नहीं किया, वो सईद को अपने बालों में ब्रश करते महसूस करती परेशानी से बोली। कर देना, पहले खुद तो तैयार हो जाओ। इसके एहतजाज को खातिर में लाए बगैर इसने बेड की तरफ देखा, जहां पेट के बल बगैर पैम्पर्स के पड़ा बुरी गुस्से भरी आंखों में वो आलम को ही देख रहा था। इसके देखने के अंदाज और त्योरियों से वो इसे कोई गैर मखलूक मालूम हुआ। वो जलने के लिए कहका लगा उठा, साथ में एन के बालों पर लब रखते गर्दन में मुंह छुपाकर बाजुओं के तंग घेरे में ले लिया। वो इसकी जज़ारतों पर झनक गई। बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। इसे अपनी गर्दन और इसके लबों का दहकता लम्स और कमर पर आईनी बाजू का सार पाते तंज किया। तुमसे बेहतर कौन जाने। गमगीन
بھاری سرگوشی میں بولتا بے خود ہو گیا، اور عین اس کے آگے ہمیشہ کی طرح بے بس کمزور تھی۔ احتجاج وہ خود اپنے عالم کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ اس کی انتخاب کی ہوئی بلیک سکرٹ اور پنک ٹاپ پہ ملبوس تھی۔ پشت پر لمبے دراز گھنے سیاہ بال کی آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے، جن میں اب بھی اس کی مضبوط انگلیاں الجھی ہوئی تھیں۔ اس کا نازک زہد شکن سراپا جب بھی سعید عالم کے سامنے آتا اسے محبت کر دیتا۔ ابھی بھی اسی کا جادو تھا کہ وہ اسے تیار کرنا بھول کر اس کے نقوش پر محبت کی بارش برسا رہا تھا، اور وہ معصوم ناسمجھ سا بچہ پیٹ بل پڑا، اپنے باپ کے کرتوت دیکھنے سے استغفر اللہ کرتا پریشانی سے بیڈ پر ٹکائے تھا۔ دکھ کی بات تو یہ تھی کہ اس کی ماں نے اسے پیمپر بھی ٹھیک سے نہیں پہنایا۔ بیچارہ شرمندگی سے چہرہ جھکائے پڑا تھا، جبکہ وجود پر صرف وائٹ ٹی شرٹ تھی جو سعید نے اس کے لیے پسند کی تھی۔ ان گزرے دنوں میں عالم نے ٹوٹ کر رورلین پر محبت لٹائی تھی، اور ساری تشکی تڑپ کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہ سوکھے پتے کی بجائے ایک مہکتا گلاب بن کر اس کے سار میں نکلی تھی۔ لیٹ ہو رہے ہیں، کسمسا کر اس نے وقت کا احساس دلایا۔ شش ہونے دو۔ اس نے لب کندھے پر رکھے ڈریکسن ٹیبل پر بیٹھی لب چبانے لگی۔ میں کہیں بھاگ توڑ ہی رہی ہوں، وہ تنگ کر بولی۔ عالم مطلب سمجھ کر کہہ کلوا اٹھا، میں تمہیں یہاں سے ہلنے کی اجازت دوں تو بھاگنا نا۔ پر ایک مخصوص آواز میں کہتے اس کے بالوں میں 3 بال ڈال کر باندھ دیا۔ سچنے سنورنے کی تو اجازت تھی نہیں۔ پرفیوم اٹھا کر اسے گردن پر سپرے کیا اور جھک کر گہرا سانس بھرا۔ اس کی جسارت پر حور کے وجود میں سرسراہٹ پھیل گئی۔ بہت خوب، وہ مسرور ہوتے ہوئے بولا اور بازو کمر میں ڈال کر سرکاتے سے نیچے اتارا۔ باہر کا کھانا وہ اسے ہرگز نہیں کھلا سکتا تھا۔ اس کا ارادہ بس صرف شاپنگ کا اور واپس آنے کے بعد اس کے لیے کھانا تیار کرنے کا تھا۔ الے نالاج ہو گیا میرا شہزادہ، تیاری کے دوران اپنے بیٹے کو خاموش اور روٹھے انداز نوٹ کرتے ہوئے انہیں باہوں میں بھر کر سینے سے لگاتی لاڈ سے گویا ہوئی۔ وہ اسے ٹوٹ کر اپنی معصوم ماں پر پیار آیا تھا، تبھی کلکاریاں مارتا اسے سینے میں چھپا۔ این نے محبت سے اسے خود میں چھپایا، اور یہ منظر دیکھتا عالم بھی مضبوط قدم اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ آہستہ سے این کے سار سے اسے لے لیا۔ چلو، اس کی کمر میں بازو ڈال کر آگے بڑھا۔ لانگ کوٹ پنک حجاب میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اور گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس عالم کے مضبوط توانا جسم میں وہ چھپ گئی۔ ایک بازو این کی کمر میں ڈالے، دوسرے میں بیٹے کو اٹھائے وہ روم سے باہر نکلے، جبکہ اپنی ماں کے سار سے نکل کر اس کے سار میں آتے ہی فتنے نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا تھا، پر سعید نے ان کا نوٹس نہیں لیا، نہ ہی این کی منمناہٹ کا۔ باہر گڑے سعید کے گارڈ نے ان کی موجودگی اور احترام سے نظریں تو نہیں اٹھا سکتے تھے، پر جب بھٹکی ہوئی نظر اس آسمان سے اتری حور جیسی لگتی اس سفید سرخ رنگت والی این کی آنکھوں پر بندھی پٹی پر گئی تو وہ چکار کر رہ گئے، اور یہ تو این بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ پٹی کب اترے گی۔ چائے کا مگ تھامے وہ کھڑکی کے پاس مختلف سوچوں میں گھری چھوٹے چھوٹے سپ لیتی برف باری سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس رات داد کے آگاہی کے مطابق وہ دن کے دوپہر کو ہی مری کے لیے نکل آئے تھے۔ وہ تو اس گھر کا سوچتے ایسا رہی سارے رستے وہ چھیڑ چھاڑ میں اس کی پریشانی سے مزہ لیتا رہا، پر یہاں آ کر اس خوبصورت 3 کمروں پر مشتمل فلیٹ کو دیکھتے خوشی سے نہال پرسکون ہو گئی۔ کشادہ روم میں عالیشان براؤن فرنیچر نے اسے مزید پرسکون اور خوش کر دیا تھا۔ اس لگژری فلیٹ میں وہ بہت خوش تھی۔ ہاں، وہ نہیں بدل رہا تھا۔ اسے تنگ کرنا، اسے چھیڑنا ستانا اپنی جگہ تھا، پر جو اس نے اپنے گھر کا نقشہ کھینچا تھا ویسا نہ پا کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ شکر اس نے انکار نہیں کیا ساتھ آنے سے، اور وہ چلاک انسان جان بوجھ کر اسے ستائے تنگ کر رہا تھا۔ وہ انکار کر دے ساتھ چلنے سے، پر وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی، ساتھ آ کر ہی دم لیا۔ شام کا سحر پھیل رہا تھا۔ روم کے باہر گرتی سفید روئی سی برف کو دیکھتی وہ سوچتی مسکرائی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پر کوئی پھولا بھٹکا برف کا قطرہ آ کر اس کی چائے کے کپ میں گرتا اور وہ مسکرا دیتی۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو رہی تھی، اس نے سوچ کر سر کھڑکی سے لگایا اور ایک گہرا سانس بھر کر اس ماحول کی خوبصورتی سکون کو اپنے اندر اتارے کپ ہونٹوں سے لگانے والی تھی۔ کیا ہمیشہ کی طرف دبے قدموں سے پیچھے آ کر اس نے کپ اس کے ہاتھ سے لیتے اپنے لبوں سے لگا دیا اور دوسرا بازو اس کی نازک سی کمر میں ڈالا۔ ایسے چوروں کی طرح آنے کی ضرورت جب جانتے ہیں چاہے 100 قدموں کے فاصلے پر بھی آپ کی موجودگی سے آگاہ ہو جاتی ہوں،
اس کی بات سن کر وہ مسکرائے اور سر پر لب رکھے، جبکہ اس کا جھوٹا کھا کر وہ مسرور تھا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ بھائی سے نظریں ہٹا کر اس کی نظریں الفت اس پر ٹھہری جو سر پر بلیک ٹوپی، لانگ ہائی نیک سویٹر جس کی آستینیں لمبی ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کو ڈھانپے ہوئے تھی، جن سے صرف آدھی انگلیاں ہی باہر کپ تھامی ہوئی تھی، ریڈ ہائی نیک سویٹر جو گھٹنوں تک آ رہا تھا، بلو جینز پہنے۔ اس لباس میں بلبوس کوئی گول مٹول سرخ سفید گڑیا لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس آپ کے کارنامے یاد کر رہی تھی، دیکھ کیسے آنے سے پہلے جھوٹے انسان ڈرا رہے تھے۔ پیچھے کوہنی سے مار کر وہ منہ بناتی ہوئی بولی، او تو تم چاہتی ہو کہ سب ویسا ہوتا؟ واو انٹرسٹنگ یار، وہ پرجوش سا ہو کر بولا۔ نور سٹ پر آ گئی، کیا بدتمیزی ہے، اللہ نہ کرے، میں تو ایسا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں اللہ نہ کرے؟ کیا اپنے خوبرو شوہر سے اس قدر بیزار ہو؟ دونوں بازو اس کی کمر میں ڈالتے اسے اپنے قریب تر کیا اور خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا، اللہ اللہ، اس میں بیزاری والی بات کہاں سے آگی داد؟ میں تو کیا کوئی بھی بیوی نہیں چاہے گی کہ اس کا چھچورا شوہر 24 گھنٹے اسے گھٹیا ہیرو والی حرکتیں کرتا رہے۔ اس نے ہاتھ میں چا کر صفائی دی۔ داد کا موڈ سنوارنے کے بجائے مزید بگڑا۔ او تو تم اب مجھے میری بے انتہا لاغر محبت عشق کو چھچورا پن کہہ رہی ہو؟ حالانکہ میں سب یہی چاہتا ہوں، جلدی سے دوسرے بونے بونی آ جائے۔ اس میں کون سا چھچورا پن ہے، بتاؤ مجھے، کس اینگل سے میں تمہیں گھٹیا ٹائپ ہیرو لگتا ہوں؟ اس کا بازو پکڑ کے اسے گھمائے سامنے کرتا کڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا۔ نور نے نظریں اٹھا کر اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ کیا تم چھچورے ہیرو نہیں ہو میرے؟ اس نے کپ ٹیبل پر رکھتے اس کے پاس آ کر اس کے بوٹ پر اپنے بوٹ میں مقیم پاؤں رکھتے اچک کر اس کی 6 فٹ سے نکلتے قد کے ہیرو کی گردن میں بازو حائل کی اور بڑے دل پر انداز میں پوچھا۔ وہ پور پور گھائل ہو گئے اس ادا پر۔ بونی ایسے کرو گی تو چھچورا نہیں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ کہاں گیا غصہ ناراضگی؟ وہ ایک دم سے بوجھل آواز میں کہتے اس کی کمر میں بازو ڈالتے مزید قریب کر گیا۔ نورالعین کے چہرے پر حیا کے رنگ تیزی سے رقصاں ہوئے، جبکہ لمبی دراز پلکیں لرز کر سجدہ ریز ہو گئی آرزوؤں پر۔ مار ڈالو گی ان اداؤں سے، بتا رہا ہوں، پہلے میری موت کی وجہ تمہاری یہ ادائیں بنیں گی۔ جذبات سے بوجھل بھاری آواز میں کہتا جھکا اور اس کے ماتھے پر محبت دیوانگی کے مہر ثبت کی۔ نورالعین کے ایسا لگا جیسے اس کے وجود پر مہکتے پھولوں کی بارش کی گئی ہو، ان میں خود بھی پور پور مہک گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں داد، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، چھوڑے ان باتوں کو، بتائے نا، میرے چھچورے ہیرو ہیں نا آپ؟ اس نے سر اونچا کر کے اس کی کھڑی مغرور ناک سے اپنی ناک ملائی۔ کیا بات ہے بونی، شوق پر شوق دے رہی ہو؟ وہ مسرور محبت ہوتا اس کی ادا سے خود میں بھیج گیا۔ وہ خوشی سے اظہار حیرت کیے بنا نہیں رہ سکا۔ کوئی شوق نہیں، پیار کرتی ہوں آپ سے، سینے پر سر رکھ کر اس نے جتا کر کہا۔ داد کو ایسا لگا باہر برف نہیں اندر گرنے لگی ہو۔ اور میں تمہارا چھچورا پاگل دیوانہ عاشق سب کچھ ہوں، میں صرف تمہارا ہوں۔ وہ جذبات میں کہہ کر اس کے لبوں کو دیکھتا جھک کر خود کو سیراب کرنے لگا اور ایک دم ہی وہ کھلکھلا کر دور ہوئی۔ بس ہو گئے نا چھچورے ہیرو، بڑا آیا نہ کرنے والا۔ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی وہ نقل اتارتی بولی اور داد تو شوق سے اسے دیکھنے لگا۔ تو کیا اس بونی نے ناٹک کیا تھا ان سب کا، صرف اس چھچورا بلوانے کے لیے؟ اس کی سیاہ آنکھیں پھیلی۔ بونی وہ دھاڑا اور کہکا لگاتی نورالعین یکدم باہر کی سمت دوڑ لگائی۔ آج تم میرے ہاتھ لگو، نہیں چھوڑوں گا تمہیں، وہ غراتا بولا۔ اس کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھی۔ بے وقوف بے وقوف وہ آواز بلند نعرے لگاتی سیڑھیاں پھلانگتی نیچے لاؤنج میں آئی۔ دیکھو بونی، عزت سے میرے پاس آ جاؤ، کم پنش دوں گا، اگر میں نے پکڑا تو اچھے کی توقع مت رکھنا۔ وہ صوفے کو گول گول بھاگتے ہوئے گردا۔ پہلے پکڑ کرتے دکھائیں پھر کچھ بگاڑ لیجیے گا۔ وہ کھلکھلا کر زبان چڑھاتی ہوئی اس کے قریب آ کر یکدم ہی باہری گیٹ کی طرف دوڑ لگائی۔ بونی واپس آؤ، باہر برف گر رہی ہے، بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے کہتا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اس پر تو بھاگنے کا جنون جیسے سوار تھا۔ کھلکھلاتی باہر آ گئی جہاں برف کی برسات ہو رہی تھی اور نیچے پاؤں اس میں دھس رہے تھے۔ اب تم گئی، داد غصے سے گھرا کر بولا اس کی طرف بڑا۔ نور نے بکھلاتے ہی ایک دم برف کے گولے بنا کے اسے مارنا شروع کر دیا۔
देखो दाद, मेरे करीब मत आना, बड़ी खतरनाक हूं मैं, अगर मुझे कुछ किया तो कच्चा चबा जाऊंगी। वो पीछे हटती हरासा वार्न कर रही थी, साथ साथ बर्फ के गोले इसके सीने पर मार रही थी, जबकि इसके तेवरों से खौफजदा भी थी। हाय, अब दूर दूर तक सफेद बर्फ की चादर फैली देकर फिर सामने आते इस देव को देखती अपना सर पीटने दे रह गई। देखो मेरे प्यारे दाद, मेरे हैंडसम शोहर हो ना, मैं सॉरी करती हूँ बहुत, तुम बहुत अच्छे हो, प्लीज प्लीज प्लीज। वो पीछे भागती हुई इल्तिजाई अंदाज में बोली। नहीं बेगम, अपनी जुबान पर अच्छाई का बोझ मत डालो, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं छिछोरा हीरो हूँ, घटिया हूँ, बेवकूफ हूँ, सब कुछ हूँ। इसने लापरवाही से सब कबूल किया। अब कहाँ जाने दे सकता था जब मछली पूरी तरह इसके जाल में आ फंसी थी। कहा था इज्जत से पास आ जाओ, फिनिश कम करूंगा, पर तुम अब भुगतो, जितना भागोगी दूर इतनी ही फिनिश बढ़ेगी, और मेरी फिनिश का तुमसे ज्यादा कोई अंदाजा नहीं होगा। वो ठहर ठहर कहता मजबूत कदमों से इसकी तरफ बढ़ा था। इसकी बातें सुनकर नूरुलहन हवास पाख्ता हो गई। करने को तो इससे शरारत कर ली थी, पर अब सोए शेर को जगाया था, कैसे बचाव करे। दाद जान, दाद मेरा प्यारा शोहर, प्लीज इग्नोर कर दो ना, मैं कान पकड़ती हूँ, सॉरी करती हूँ, प्लीज जानो। वो मोहब्बत पाश नजरों से देखती भराई आवाज निकालती लाड से कह रही थी। इसकी पतली हालत देखकर दाद को जोरों की हंसी आई, जो वो खूबसूरती से छुपा गया। भागते भागते वो अपने फ्लैट से काफी दूर निकल आए थे। डार्लिंग, बाकी सब तो माफ कर देता, पर जज्बात जगाकर अचानक फरार होना, जज्बात से खेलना, ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके लिए तो सजा जरूर होगी, और ऐसी होगी कि आइंदा तुम भूल में भी ये सब नहीं करोगी। इसे कहते अचानक चीते की तरह इस पर झपट गया। आ अचानक फिजा में इसकी दिलखराश चीख गूंज उठी और दूसरे ही पल बंद हो गई। बस, खरगोश जितना भी तेज क्यों ना हो, एक चीते को मात नहीं दे सकता। वैसे ही तुम कितनी भी चालाक क्यों ना हो, बन जाओ अपने दांत को, और अब उल्लू नहीं बना सकती। टहका लगाते हुए वो इसके ऊपर दाएं बाएं हाथ रखे झुका था, और वो फैली आंखों से खुद पर झुके दांत को घूर रही थी कि वो क्या पकड़ी गई है। आ अचानक हाथ पांव बर्फ पर मारती वो इसके नीचे हलक के बल चिल्ला रही थी, और वो पुरसुकून अंदाज में इसे देख रहा था जैसे कोई फिक्र ही नहीं। देखो दांत, मैंने झूठ नहीं कहा था, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज नो पनिश। इसने रोनी सूरत बनाकर कहते इसकी गर्दन में बाजू डालने चाहे, दांत ने झपट कर बर्फ से लगा दिए। अब वो मुकम्मल इसके शिकंजे में बेबस पड़ी थी। बड़ा शौक है तुम्हें अपने दांत से खेलने का, हाँ? इसकी सी आंखों में देखते तंजिया पूछा। नूर ने सोचकर मासूमियत से सर हिलाया। तो किससे खेलूं? इसने आखिरी हुनर आजमाते आंखें टिपटिपाई, पर इस बार वो हाथ आने वाला नहीं था। खेलो, बेशक खेलो, पर खेल हारने पर अंजाम भी भुगतो। बात करते दोनों के मुंह से भाप निकल रही थी। शुक्र वो मुकम्मल कवर थी, वरना इस बर्फ में गिरकर इसके शिकंजे में आकर क्या हाल होता इसका। चले ना, फ्रेश हो जाए, फिर खाना खाएंगे साथ। मैंने अपने हाथों से आपके लिए चिकन बिरयानी बनाई है। वो मोहब्बत से पुचकारने लगी जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। इसकी इस हरकत पर दार ने कहका लगाया। इसे हंसते देखकर नूर अपनी बेवकूफी पर खफगत से शर्मिंदा हुई। कोई चाय फरार ना देखते हुए इसने मुज़ाहमत दम तोड़ दी और बेदम होकर बर्फ में गिर गई। तो मतलब अब तुम फिनिश के लिए तैयार हो? इसने रुखसार को चूमती छोटी सी लटको उंगली के साइड करके इसने अंगूठा इसकी सुर्ख और गुलाबी लबों पर घुमाया। हया से नूर अपनी आंखें नीचे इसकी हरकत पर दिल खोलकर हंसने लगा। नूर, तो आज तुम्हारी फिनिश होगी इस हया से बेहाल होने की, वो भारी गमगीन आवाज में बोला। इस जुमानी बात का मफहूम समझते नूर के कानों में खतरे की घंटियां बजने लगी और कानों से जैसे धुएं निकलने लगा। इसे मज़ाहमत तर्क करते देखते हुए इसकी लरसते खुश्क होते लबों पर आहिस्ता से झुका और इसकी कलाइयां छोड़कर बर्फ में हथेलियां टिकाई। यही तो वो लम्हा था जो नूर चाहती थी। अब इसकी सांसें ही एक दूसरे से उलझती थी कि एकदम ही खिलखिलाते इसे पूरी कुव्वत से एक तरफ धकेला। साइड हो बच्चों। वो छपटती हंसती बर्फ को नोचती उठी। दाद जो एक बार फिर पूरे जज्बात से इस पर झुकने वाला था, इसके धोखे पर हमले से बौखला गया और दूसरी जानिब गिरने से पहले ही संभला। साथ ही एक जिद से झपट कर इसके पांव से पकड़कर खींचा। दाद! वो चीख के साथ बर्फ में घसीटती इसके सार में फटफड़ाती चिड़िया की मानित कैद हो गई।
ये जो तुम्हें देखकर बेखुद होता हूँ बीवी, इसका नाजायज फायदा मत उठाया करो। मत भूलो हम सरफिरे लोग हैं जनाब, जिसे आम आवाम साइको कहती है। फिर सजाएं वैसी देते हैं जो एक उम्र खोपड़ी में ट्यूबलाइट की तरह रोशन रहती हैं। वो इसे बर्फ की मुट्ठियां भरकर मुंह में मार रही थी और दांत ने जगड़कर नीचे फेंकते अपने पूरा तवाना भारी वजूद के साथ इसकी कोमल नाजुक सरापे के ऊपर गिरा और नूर की सिसकी निकल गई। हटो पीछे कमीने दांत! ओह राई इसके बालों को बेदर्दी से मुट्ठी में जकड़कर, पर वो परवाह किए बगैर इसके कांपते वजूद पे झुक गया। ऊपर से गिरती रुई सी बर्फ इनके ऊपर तह जमा रही थी और अपने आप में छुपाने लगी, और दांत बेखुद से इसकी नाजुक सी कमर को दोनों बाहों में जगड़े इसके नर्म लम्स पर मदहोश हो रहा था। नूर ऐसी चिड़िया की तरह हो गई थी जो तंग पिंजरे में भी फड़फड़ा ना सकी। देखो करवा दिया ना नुकसान, उंगली से इसका आंसू समेट कर बोला। वो गुस्से भरी सुर्ख आंखों से इसका हाथ झटक गई। आ गई मेरी बोनी की हैसियत में। इसने जैसे हंसने के लिए मुंह खोला, गुस्से से खोलते दिमाग के साथ नूरुल्लाह ने बर्फ से मुट्ठियां भरकर एकदम से इसके मुंह में ठूसना शुरू कर दी। करता दांत भोकलाकर इसे छोड़ता पीछे हुआ। कमीने इंसान, मुझसे ऐसी घटिया हरकत मत किया करो, वरना टांगे तोड़कर आंखें नोचकर हाथ से निकाल दूंगी। वो गुस्से से इस पर गरजती कहती वहां से भागी। ताज शशदर बैठा हैरत से मुंह साफ करते हुए उठकर इसके पीछे भागा, पर इस खफा खफा किचन में मसरूफ देखकर खुद भी फ्रेश होने चला गया। फ्लैट में हीटर ऑन था, इसीलिए बाहर की ठंड से वो महफूज थे। वो जब तक खाना टेबल पर लगाने लगी थी, दाद सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर आया था। व्हाइट शर्ट पैंट ट्राउजर रफ फुलिये में आकर चेयर खिसकाता डाइनिंग टेबल पर बैठा और जो किचन में ही सेट थी। वो ओवन से कुछ निकाल रही थी और दाद की नजर इसके सिरापे पर टिकी थी, जिनसे वो खुद आगाह थी। भला ये कैसे मुमकिन था इसकी पुरतपिश नजरों से वो आगाह ना रहे, पर बुरी तरह इग्नोर कर रही थी। अभी कुछ देर पहले ही वो बाहर दी गई तकलीफ भूली नहीं थी। इसे देखते इसके रगे शरारत फड़कने लगी। फिर छोटी सी नाक की नोक पर रखा गुस्सा खफीस से बाज रख रहा था। वो खाना लगाती साथ चॉकलेट केक इसके सामने रखने लगी। दाद ने इस्तफामिया नजरों से देखा। ट्राई किया था, सोचा आपको चखा दूं। वो आपको दांतों में कुचल कर बोली। इसके लबों पर महसूस की मुस्कुराहट आ गई। शुक्रिया नवाजिश। टेबल पर सजे खुशबूदार लोज़मात देखते इसकी भूख चमक उठी। इसने अपनी प्लेट में निकालकर चम्मच बिरयानी से भरा। अभी मुंह की तरफ ले जा ही रही थी कि दफातन हर सू अंधेरा छा गया। ये लाइट को भी अभी जाना था। वो जी भरकर मदमजा हुआ था। मैं कैंडल्स जलाती हूँ, आप खाना खाएं। नोट चेयर खिसका कर कैबिनेट में से रखी कैंडल्स निकालकर जलाती पास आई और टेबल पर रखे। कैंडल्स की सुनहरी रोशनी में इसका सफेद गुलाबी चेहरा दमक रहा था और इसकी नजरें सरक कर इसके निचले सुर्ख लब पर गईं। दिल में नामत सी होने लगी। अब ठीक है। इसने 4-5 कैंडल जलाए, जिससे सारा किचन सुनहरी रोशनी में नहा गया। इसके हाथों से दस्ताने उतारकर साइड रखे और इन्हें आपस में रगड़ती अपनी प्लेट में बिरयानी निकालने लगी। क्या हुआ, खा नहीं रहे? अच्छी नहीं बनी? वो कुछ देर पहले की जाती भूलकर फिक्रमंदी से पूछने लगी। और ये बीवी लकब ही ऐसा होता है जिसे औरत पाकर मुर्दासी बन जाती है और तरह तरह की अपनी शरीक हयात की ज्यादा बर्दाश्त करती मुस्कुराती रहती है और अपने सरताज की जरा सी तकलीफ पर ऐसे मचलती है जैसे उठाकर किसी ने आग की दहकती भट्टी की नजर किया हो। ऐसी बेचैनी बेबसी इसके अंग में सराहियत करती है। शायद इसका बस चले तो वो अपने शरीक हयात सरताज की तकलीफ भी अपने वजूद में जज्ब कर ले। और शौहर साहब बदले में क्या देते हैं इनके इतने खलूस और इतनी वफा का? क्या अपने माँ बाप की लाडलियां इनकी शहजादियां लेकर ही इसलिए आते हैं कि एक बंधित जानवर की तरह इन पर तशद्दुद करें? किस नफ्स को तस्कीन देते हैं? इसकी हस्ती को अजियत देकर जो इनके जरा से बुखार पर तपते वजूद को महसूस करती सारी रात इनकी खिदमत में रोते हुए दुआएं करती गुजारती हैं। सुबह उठकर इन्हें काम चोरी का ताना दिया जाता है। ये कैसा इब्ने आदम का इंसाफ था? वो इस्लाम में जिसमें औरत को बुलंद रुतबा दिया गया है, इसे रहमत का लक़ब दिया है, और आज इस इस्लाम ने बेहिस मर्द इस रहमत को अजियत, इस रहमत को बुलंद मर्तबा रखने वाली औरत को अपनी बरबियत का निशाना बनाकर अपनी मर्दानगी का सबूत देते हैं। और वो उफ करे बगैर तो बेहया आवाज उठाए बदकिरदार चुप रहे, जुल्म में बराबर की शरीक। आखिर कहाँ जाए और क्या करे बेबस औरत? क्या हुआ, खा क्यों रहे? अच्छी नहीं बनी? दाद को खामोश चम्मच बिरयानी में घुमाते देखकर नूर पहलू बदलकर फिक्रमंदी से खोया हुई।
نہیں اچھی ہے بلکہ بہت اچھی ہے، وہ اس کی آواز پر ہوش میں آتا سر ہلاتے بولا اور چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ نور پرسکون ہو کر خود کھانے لگی تھی۔ ابھی اس نے دوسرا چمچ منہ میں ڈالا تھا کہ اچانک دانت پر کھانسی کا دورہ پڑا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دانت! وہ بکھلاتی چمچ پلیٹ میں پھینک کر گلاس تھامتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ جھیلے پانی پیئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے منہ سے ایک گلاس لگایا۔ داد اس کا جھوٹا پانی پی کر پرسکون ہو گیا۔ جب جب کوئی بے چینی ہوتی ہے تمہارا جھوٹا کھا کر ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ تمہارا جھوٹا کھا پی کر میرے اندر سکون آ جاتا ہے۔ وہ گلا میز پر رکھتا اسے دیکھ کر نہایت پرسکون لہجے میں گویا ہوا۔ یو یعنی یہ کھانسی؟ شوق میں اس سے کچھ بولا نہیں گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں کانپ گئے تھے اور اصلیت کیا تھی؟ تمہیں پاس بلانے کے لیے اسے ایک دم چیئر پیچھے کھسکائی اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تو وہ اچھل کر اس کے اوپر گری۔ داد! اس کے افداد سے سنبھل کر اس نے غصے سے خفگی سے احتجاج کرنا شروع کیا۔ خاموش بیٹھی رہو نور، وہ مصنوعی جہرانہ انداز میں بولا اور اس کی مزاحمت ختم ہو گئی اور اس کے سار میں منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ لو کھاؤ۔ اس نے بریانی کا چمچ بھر کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ نور نے اسے ایک تیکھی نظر سے نوازی، بہرحال اپنی بھوک سے نہیں لڑ سکتی تھی، مجبوراً اسے منہ کھولنا پڑا اور وہ اس کی بھوکڑ پن کی آدھا اسے کھلا کر محبت پاش نظروں سے دیکھتے آدھا اپنے منہ میں رکھ لیا۔ پہلے تو وہ اس کی ان عادتوں سے سٹ پٹا کر بکھلا جاتی، بلکہ شرم سے نظریں جھکا کر اٹھا ہی نہیں پاتی تھی، پر اب اسے جیسے عادت ہو گئی تھی۔ پہلے تو حکمانہ انداز میں بلا کر ایسے کرتا، آج شاید اس کی خفگی کا اندازہ تھا تبھی ایسے بہانے سے بلایا۔ خفگی کا یاد آتے نور نے ناک بھویں سکیڑ لی۔ کیک تو زبردست ہے، پر کیک کو شیئر کرنے والی کا ٹیسٹ اس سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ اس کے لب کے کنارے پر لگے چاکلیٹ کو چمچ سے سمیٹ کر اس نے اپنے منہ میں رکھا۔ شاید خفگی اس سے ناراضگی کے باوجود نور کا چہرہ سرخی سے تمتما گیا، پھولے رخسار دہک گئے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ سخت چلائی۔ ارادہ صرف اپنی شرم و حیا کو چھپانے کا تھا، پر اس کی زریق نگاہوں سے پوشیدہ نہ رکھ سکی۔ بدتمیز نہیں، دانت کا رومانس اپنی بونی سے، کہکا لگا کر اسے مسرور لہجے میں بولا۔ ہاں، دانت بات کا رومانس، وہ نقل اتار کر بولی۔ پہلے تکلیف تو بعد میں محبت جتاؤ، یہ تو تم مردوں کا خاصا ہو گیا ہے، وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ نہیں، پھر تم نے کیا کیا؟ بھڑکتی آنکھ میں پیٹرول چھڑک کر فرار ہونا تو بھی ایک قسم کا ظلم ہوا نا۔ آب و ہوا پر خفیف نفی میں سر کو جنبش دیتے اس نے معصومیت سے جتایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے زمینی بات پر نور العین کے گال سرخ ہوئے۔ مجھ پر الزام تراشی سے گریت کرو داد، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ نظریں چراتی ٹھوس لہجے میں بولی۔ کھانا کھانے کے ساتھ مصنوعی خفگی سے بحث کر رہے تھے۔ داد کا ارادہ اس کی خفگی ختم کرنے کا تھا، پر نور کا ناراضگی لمبے عرصے تک قائم رکھنے کا تھا۔ سوری چلے گا؟ کچھ دیر خاموشی سے ڈنر کرنے کے بعد اس نے کہا۔ نور نے آنکھیں گھمائی۔ کہتے نہیں، اس کے جواب پر وہ افسوس سے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ تو گویا سخت خفا، اس نے آغاز کیا اور نور نے اس بات میں سر ہلانے پر درست ثابت ہوا۔ اس نے بے چارگی سے فضا میں گہرا سانس بھرا۔ یہ رومانٹک ڈنر سے بھی ختم نہیں ہوئے۔ اس نے کینڈلز ڈنر کی سمت اشارہ دیا تو نور دانت پیس کر گھورتی نظروں سے شرم دلانے لگی۔ شرم کرو، یہ اتفاقیہ تھا۔ وہ سمجھتے سر ہلانے لگا، اشارہ تھا کہ سمجھ گیا شرم دلوانے والی کیا بات ہے۔ داد خاموش ہوا۔ نور لاپرواہ پلیٹ میں چاکلیٹ کیک نکال کر خود کھانے لگی۔ جہاں داد کی معصوم التجا ہی کرتی نظریں اس پر ٹکی تھی، وہیں نور کی لاپرواہ ایک ادا سے نظر انداز کرتی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، سوائے سے اس زیادتی پر وہ التجا کرتا بھی کیسے۔ کچھ دیر اس کی التجائیں بھی تو نہیں سنی تھی، اب اس کی باری۔ بھونی، اس کے ہاتھ پر چمچ تھام کر اپنے منہ سے رکھتے اس نے معصومیت سے پکارا، اور اس کی وہ ادا بے نیازی سے اس کے سار میں بیٹھی نور تھی جسے بہری اندھی ہو گئی ہو۔ چھوڑو اسے بھکڑ بونی، اس نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھینی اور میز پر پٹکی۔ اسے اپنے سے زیادہ اس پلیٹ پر توجہ قطعی طور پر برداشت نہ ہوئی۔ اس سے لے کر وہ اس کی نظروں کی دھڑکنوں کے معاملے میں کافی شدت پسند اور جنونی تھا، جس کا احساس بخوبی نور کو تھا، اسی لیے خاموش بیٹھ گئی۔ پر پھر سے اس کی نظروں التجائیاں منتوں سے بچنے کے لیے پلیٹ تھامے چڑیا کی طرح چگ رہی تھی۔ بونی، اس نے خمار دلکشی سے اس کا نام لیا۔ کیا وہ زچ ہو گئی؟ کیا ہے؟ اس نے گھوگرے سے خفگی سے دیکھا، پر اس کی نظروں کی التجا پر
دل موم کی طرح پگھلا۔ ایک شرط پر معافی ملے گی۔ اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر دانت کو پہنائی اور وہ ہنسی۔ کس پر بتاؤ؟ منظور ہے، وہ چمک کر بولا۔ سوچ لو، اس کی فکر مت کرو، صرف بتاؤ مجھے منظور ہے، اس پر گرفت مضبوط کرتے بولا۔ پھر شرط یہ ہے کہ آپ اس کے سینے پر انگلی رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دانت جیسے ان سیاہ رات میں گہری آنکھوں میں ڈوبنے لگا۔ بے بس ایسا تھا کہ خود کو بچا نہ سکا یا بچانا چاہتا ہی نہیں تھا۔ آخر بچاتا کیوں؟ وہ اس کے شریک حیات محبوب بیوی تھی۔ تم حکم کرو جانم، اس کی انگلی پکڑ کر لبوں سے لگاتے بولا۔ نور حیا سے گلنار ہو گئی۔ بات کو گھماؤ نہیں، آپ مجھے یہاں کیبل کار میں بٹھائیں گے اور یہاں پر جتنی بھی سیر و تفریح کی جگہ ہے وہاں لے جائیں گے۔ اب بولے منظور ہے؟ اس کی شرط سنتے پہلے وہ حیران ہوا، پھر سوچ میں پڑا۔ یہ بھی کوئی شرط ہوئی؟ رکھنی تھی تو کوئی خطرناک رکھو، جان سے کھیلنے والی، پر ٹھیک ہے، شاید اپنے قد کو دیکھتے ہی منظور ہے۔ جی جان سے منظور ہے۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر چیئر سے اٹھا اور کچن سے باہر نکلا۔ دانت مجھے برتن دھونے ہیں، سمیٹنے تو دو، کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس کی باہوں میں ہڑبڑاتی ہوئی وہ مچل کر بولی۔ تمہاری شرط منظور ہو چکی ہے، اب خاموش رہو۔ سیڑھیاں طے کرتے وہ روم کی طرف جا رہا تھا۔ نور اس کی نظروں کا پیام سمجھتی سرخ ہوئی۔ آج جلدی آ گئے؟ اس کی شرٹ کے بٹنوں پر انگلی پھیرتے اس نے خاموشی سے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، کام ہی اتنا تھا۔ کیوں، تم خوش نہیں ہوئی؟ پاؤں کو ٹھوکر سے دروازہ کھول کر اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایسی تو بات نہیں، وہ بیڈ پر بیٹھی آہستہ سے آواز میں بولی۔ مطلب خوش ہونا؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی ناک کے پوروں کو چھوتے ہوئے بولا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ ہنس کر کہتی اس کے ہاتھ پیچھے کر گئی۔ ایسا بھی نہیں ویسا بھی نہیں تو کیسا ہے؟ اسے باہوں میں بھرتے جھک کر کان میں سرگوشی آنا بولا۔ نور کو اچانک کچن میں جلتی موم بتیاں یاد آئی۔ دانت کچن میں ویسے ہی موم بتیاں جل رہی ہیں۔ پھاڑ میں بھیجو، تم یہاں آ رہو، وہ سخت لہجے میں کہتا اس پر قابض ہو گیا۔ نور ہنسی اس کے بازو پر مکے مارنے لگی۔ ویسے گھومنے کب چلیں گے؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی بولی۔ کل، اس نے یک لفظی جواب گمگیر خمار آلودہ آواز میں کہا۔ کل آپ فری ہیں؟ اس کے لہجے میں آواز دانت کو دیوانہ بنانے لگا۔ میں جواب دیتے اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور نور اس کے دراصل میں سینے پر سر رکھ کے سکون سے آنکھیں موند گئی۔ صبح برتن مجھے دھلے ہوئے چاہیے، اس نے آرڈر دیا۔ دادا بروچ کاٹ کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، پر اس کی حیا سے جھکی پلکیں اسے کچھ اور ہی کہنے سے باز رکھ گئیں، سوائے اس کے سراپے محبت کو محبت سے سمیٹنے کے۔ آپ تیار ہیں؟ وہ روم ناک کر کے سمی سے بولا، جس نے چادر اوڑھ کر سر ہلایا۔ وہ آج اس کے پرزور اصرار پر شاپنگ کے لیے جا رہے تھے، حالانکہ وہ سخت بیزار تھی، جانا نہیں چاہتی تھی، پر اس کی بےہودہ دھمکیوں سے بچنے کے لیے حامی بھرنی پڑی۔ توقع کے عین بتا وہ ملازمین کو ہدایت دینے لگی، جسے دیکھ کر عارف کو ہنسی آ گئی۔ ویسے بھی آج کل اس کا موڈ بہت خوبصورت رہنے لگا تھا، جسے سمی نوٹ کر چکی تھی۔ اس نے وجہ پوچھی، پر عارف خوبصورتی سے ٹال مٹول کر کے اپنی باتوں میں سے الجھا کر زچ کر گیا۔ پھر تو اس نے توبہ کر لی تھی پھر پوچھنے سے۔ ڈارلنگ، ہنی مون پر نہیں، چند گھنٹوں کے لیے شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ آپ تو سب کو ایسے ہدایت دے رہی ہیں جیسے ہم گھر ان کے حوالے کر کے ہنی مون پر کہیں دور نکلیں گے۔ وہ اس کے پاس آ کر گلا گنگارتا ہوا غمگین لہجے میں شرارت سے بولا۔ سمی سن کر سٹ پٹا گئی اور اسے اپنے عمل پر جھنکنا ہو پڑا۔ صحیح تو کہہ رہا تھا، وہ حد سے زیادہ ہدایت دے رہی تھی۔ بس فضول ہی بولنا، وہ اپنی خفقت مٹھانے کے لیے اسے جھڑک دی۔ وہ چادر درست کر کے آگے بڑھی۔ اچھا، ہم الفضول بولتے ہیں تو آپ کا یہ نورانی چہرہ لال گلنار کیوں ہو جاتا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اس نے سیٹ بیلٹ باندھا۔ سمیہ بغیر جواب دیے بیٹھی تھی۔ ایک سوال کا جواب دیں گی؟ گاڑی گیٹ سے نکلتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ سمی نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ پیار کب کریں گی؟ وہ فدایا بان ہوتا پوچھ بیٹھا۔ سمی کے چہرے پر تیزی سے حیا کے رنگ پھیلے۔ تمہیں ذرا شرم؟ مجھے معلوم ہے الجانم، میں آپ سے چھوٹا ہوں، اب میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر پھر جستا بولا۔ کبھی نہیں۔ وہ غصے سے بول کر باہر دیکھنے گئی لگی، البتہ اس کے جواب پر عارف کہکا لگا اٹھا۔ وہیں دھڑکنوں کی زیروم پر اس کے ہاتھ کی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ کتنا بے شرم ہے،
जैसे फजूलियत में पीएचडी की हो। वो कुलस कर सोचती रह गई। अच्छा चले, मैं खुद करवा लूंगा रुखसती, बाद में मुझे दूसरे सवाल का जवाब दे। कुछ देर बाद वो फिर से गोया हुआ। अंदाज सरासर छेड़ने वाला था। सिमी की हथेलियां भीग रही थी। लिस्ट बनाई? कुछ झुकते इसकी तरफ राजदारी से पूछा। सिमी ने रोजकर इसे देखा। कैसी लिस्ट? ये कैसा सवाल था? वो बिल्कुल नहीं समझी। अलबत्ता इसके अपनी तरफ झुकने पर पीछे जरूर खिसकी। इससे कोई भेद नहीं थी। वो सरेआम जसारत कर बैठता। वही यार, लेडीज का वो पर्सनल सामान। इसके जवाब पर सिमी के कानों के बोझ बनकर टूटा। ना सिर्फ दिल की धड़कनें सुस्त हुई, बल्कि इससे नजरें उठाई गई। सत नागवारी से वो चेहरा मोड़ गई और इसके इस तरह के जवाब पर आरिफ कहका मारकर हंसता इसे जहर से ज्यादा कड़वा लग रहा था। देखो बेशरम, ना मुझसे अपनी ये जली अरबी बोलो, ना ही ऐसी फजूलियत वाहियात बातें करो, वरना अभी शोर मचाकर सबको बुलवाकर पिटवाऊंगी। वो गुस्से से धमकी देती लोगों की तरफ मतवज्जा करने लगी। आरिफ ने दिल ही दिल में इसके एतमाद की बहाली पर पुरसुकून सांस भर कर रह गया। अच्छा होता कि आप अपने हाथों से मुझे पीटे। इसने आहें भरी सिमी का यहाँ बैठना मुश्किल हो गया। किस कदर बदतमीज शख्स था, कैसे गुजरेगी इसकी, सोचकर वो अपने हाथों को देखने लगी। आपके हाथों की हथेलियां सुर्ख गुलाब की पत्तियों जैसी हैं। बदली नजरों से वो उसके हाथों की गुलाबी हथेलियां देखते गोया हुआ। सिमी ने सुर्ख होते अपनी हथेलियां चादर में छुपाई। तरसी मखलूक, वो पड़पड़ाई पर आरिफ ने आसानी से सुन लिया। आपके लिए तरसता हूं, रात दिन, बस और कोई आरज़ू ख्वाहिश नहीं, सिर्फ आपको पाना ही आखिरी जुनून है। यकदम इसकी हथेलियों पर अपनी हथेलियां मिलाकर बोला। इसके लम्स पर गर्म हिद्दत से वो अंदर तक काम गई। अपनी उंगलियों से उलझी इसकी उंगलियां देखकर इसने आरिफ को देखा, जिसने मुस्कुराहट पास की। सादा मत सोचे, बस एक बार दिल से कह दे आप भी यही चाहती हैं, तो इस भिखारी को जीने के लिए जिंदगी मिल जाएगी। वो गंभीर आवाज में बोला। सिमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि विंडो से बाहर भागती दौड़ती दुनिया को देखने लगी। क्या ये दुनिया मेरे लिए है? इसने आसमान को देखते सोचा। आरिफ ने अपने हाथ इसकी उंगलियों की गिरफ्त पर पुरसुकून हो गया और मोहब्बत से इसके सर को देखा। आप कुछ कहें ना कहें सुमैया, पर ये आरिफ आपको जिंदगी के रंगों में जरूर नहलाएगा। गाड़ी शॉपिंग मॉल के सामने रोकते हुए इसे लेकर अंदर बढ़ा। सच्ची बताएं, आपको कोई पर्सनल सामान नहीं लेना चाहे? अचानक रास्ता रोकने पर वो बोला। सिमी ने जवाबन खूनकार नजरों से नवाजा। वो हंसकर साइड हुआ और इसे लेकर एक बुटीक की सिमत बढ़ गया। यहाँ अपने भतीजे, भाभी, भाई, शौहर, ननद अपने लिए शॉपिंग करनी है, करें, जब तक कुछ अपने लिए पसंद करता हूँ, वो कहता गाल थपथपाकर साइड पर होता निकला। आरिफ, सिमी की जान हाथों में आ गई, पर वो कोई बच्ची नहीं थी खौफजदा होकर भाग जाए, क्योंकि उसे उम्मीद थी इसका भाई सब हैवानों को खत्म कर चुका होगा जिन्होंने सुमैया आलम को बर्बाद किया था। वो गहरा सांस भरती पुरसुकून होकर आयतुल कुर्सी का विद करती आगे बढ़ी और इसके पीछे से देखता आरिफ इसमें खौफ खत्म देखकर अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करने लगा। वो अनजान नहीं था, जानता था इसके दिलों में रोशन रब, इन्हें दुनिया के हैवान क्या मौत भी हरासा नहीं कर सकती। वो सुमैया आलम के लिए तो रब पाक नहीं कई मजबूत सहारे दिए थे। एक आलम की हिफाजत में थी तो दूसरे आरिफ। वैसे बड़ी धोखेबाज निकली, मुझे तो कहा था यहाँ नहीं आऊंगी। इसे लेडीज शॉपिंग करते देखकर वो मुस्कुराहट दबाता पीछे आया और सरगोशी में बोला, तुम? सिमी आवाज पर उछली। एकदम से इसका चेहरा अनार जैसा हो गया। जी माँ बदौलत, अल छुपकर की शॉपिंग करती हैं हमसे जी? क्या अल पड़ता है जानम? वो शरारत से बोला। सिमी कुछ ना सोचते हुए एकदम पाँव पटाकर इस बैग्स को थामती वहां से निकली। सेलर गर्ल्स आरिफ और सिमी को देखती मुस्कुरा रही थी और वह सामान थाम कर पे करता वहां से निकला। यार शॉपिंग की है या? वो बैग्स को गाड़ी में बैक साइड पर रखता हुआ बोला। या? सिमी ने कड़े तेवरों से देखा। यह हमारे मुस्तकबिल के बच्चों की खरीदारी के साथ कर ली। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। सिमी ने जिस स्मार्ट से इसकी आंखों में देखा था, इतनी ही तेजी से इसकी बात सुनकर बुखलाई। कितने बदतमीज और फजूल बातों का अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हें। वह झुंझलाकर फ्रंट सीट पर बैठी। बताए ना, पहले बेटा होगा कि बेटी? ड्राइविंग सीट संभालते इसने इसरार करते संजीदगी से पूछा। देखो आरिफ, तंग मत करो वरना कुछ कर दूंगी तुम्हारा। वो गुस्से से नीचे आवाज में बुराई। कर ही दे, कुछ मुझसे रहा नहीं जाता अब, कहकर लगाते इसने बेबाकी से कहा। सिमी का दिल किया यहीं से कूद कर भाग जाए।
कितना अजीब बदतमीज लड़का है, कहाँ से लाता है ऐसी बातें, दिमाग में फसूलियत का स्टॉक है जैसे। चले कुछ प्लानिंग करते हैं, आप बताएं अगर बेटा होगा तो क्या नाम रखेंगे? और मैं बताऊंगा अगर बेटी हुई ना तो क्या नाम रखूंगा। वो फिर से पास आया और मुसलसल इसे जिच कर रहा था। सिमी ने सबसे मुठ्ठियां भींच ली और गुस्से से गहरे सांस भरने लगी। अरे आप तो गुस्सा हो गई। वैसे ईमान की बात बताऊं, गुस्से में जैसे गुलाब लगती हैं, जैसे गुलाब पर शबनम के कतरे, वैसे आपके लब पर झील सी आंखें, आबशार जैसे आपके बाल, दिल करता है इनसे उलझ जाऊं, ऐसे कि आप चाहे भी तो सुलझा ना सको। वो मध्यम सरगोशियों में बोल रहा था और सिमी सूक्ष्म चेहरे से जब्त की हदों को छूती बैठी थी। एक दिली ख्वाहिश बताऊं आपको। वो स्किन सिम झुका और सिमी पीछे होने लगी थी कि वो खुद बोल पड़ा। ये जो शबनम के कतरे हैं ना, इन्हें पीने को दिल चाहता है। बेबाकी की हद थी। सिमी आंखें मीच गई। आरिफ ने इसकी हालत पर मुतबस्सम होते विंडो बंद कर दिए। डिनर करेंगी? इसने हाथ को थामते बोला। मुझे घर जाना है, सिमी इसका हाथ झटक कर बोली। आप तो नाराज हो गई। अमूमन लड़कियां तारीफ से पिघल जाती हैं। वो काफी संजीदगी से गोया हुआ। मैं लड़की नहीं हूं, ये बात दिमाग में रख लो, चबाकर बोली। ओह इंटरेस्टिंग, मुझे भी लड़कियां खास पसंद नहीं, हमारी चॉइस काफी मिलती है वैसे, वो खुश दिली से बोला। इसका दिल के 4-5 तहजीब वाली गालियों से नवाजने पर इसका मुकाम फिलहाल देखती खामोश हो गई। अच्छा आप सीरियस बताएं, डिनर करेंगी? इसके सवाल पर सिमी ने कोई जवाब नहीं आता तो मजबूरन से गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोकनी पड़ी। आ जाए रोटियाल ज़ौजा मोहतरमा। इसकी तरफ का डोर खोलकर हाथ बढ़ाया जिस पर सिमी ने कोई हंसो हरकत नहीं की। अगर ऐसे करेंगी तो माहौल काफी रोमांटिक हो जाएगा, जब मैं आपको गोद में उठाकर ले जाऊंगा और फिर जो लंबी लंबी सांसें दूर बैठकर ली थी वो करीब लेने पर मजबूर कर दूंगा। फिर जानती हैं सांसें खींचने का अमल मुझे महारत से आता है। यू नो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर फन मौला। जिस कदर बहुत आराम से इस फजूलियत गोही से इसने कोई भेद ना थी कि अमल करने से परहेज करे। मजबूरन इसे जिद छोड़कर बाहर आने पर वो भी जबरदस्ती से इसका हाथ थाम कर। पिछली बार की तरह इस बार रेस्टोरेंट दूसरा था और इसकी संगत में चलती एक टेबल पर बैठी कितने ही लोगों की नजरें उठी थी और सिमी ख्वामखाही शर्मिंदा हो रही थी। हालांकि इनकी नजरों में सत्ताइश भी थी। अब लाजिम नहीं हर कोई हमारे साथ मुतफिक हो, हर कोई कहे कि हाँ ये ठीक है। जलन, हसद, तनकीद इंसानी जिंदगी का एक पहलू है। कोई किसी एक जज्बे कितना ही दावे करे जी नहीं सकता, ना ही एक ही तारीफ बर्दाश्त कर सकता है। अगर तनकीद ना हो तो भी इंसान वसवसों में होता है, अगर तनकीद हो तो भी। अगर सारे जज्बात एक साथ मिले तो भी इंसान कतई खुश नहीं होगा। इंसान एक पहेली है जिसे सुलझाना खुद इंसान के बस की बात नहीं कि वो चाहता क्या है। बस वो ये चाहता है कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो, जब मैं चाहूँ मुझे ये सुनने को मिले, जब ये चाहूँ तो ये। पर ऐसा नहीं हो सकता। इसी वजह से इंसान अपनी हंसी बसी जिंदगी नाखुशगवारी में गवा देते हैं। आरिफ की छेड़छाड़ सिमी के साथ जारी थी। कभी वो खुद मुस्कुराहट छुपाने के लिए जगह ढूंढती तो कभी शर्म हया से गुलनार हो जाती। एक नज़र ठहर जब इसे देखती तो मुतगैर हो जाती कि रब करीम ने इस मुकद्दर में इस कदर मुखलिस जिंदगी से गुनगुनाता शख्स लिख दिया। इसे लग रहा था इसे शुक्राने के नवाफल अदा करने चाहिए। वो इसी वजह से इसे डिनर के बाद घर के सिमत इशारा दिया। हालांकि आरिफ का भी मूड लॉन्ग ड्राइव का था और सिमी ने नमाज की तरफ तवज्जो दिलाई तो सॉरी करता रह गया। वैसे एक बात है, आप मेरे लिए बड़ी फायदे वाली बीवी साबित हुई हैं। मेरे बच्चे भी दुआएं देंगे। ऐसी माँ दी है इन्हें। इसकी नमाज की तरफ तवज्जो दिलाने पर वो अंदर से सरशार हो गया था और फिर इसकी रग ज़राफत भड़की और पटरी से उतर गया। सिमी पूछना चाहती थी कि कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे, पर वो ज़रीक इंसान इस सवाल को जानबूझकर जिन नज़रों से देखने लगा वो खुद नजरें नहीं उठा पाई, अलबत्ता बड़बड़ा कर रह गई। वैसे आप मेरी इतनी तारीफ करके शर्मिंदा कर देती हैं सिमी जी। गाड़ी की फिजा में इसका जानदार कहका गूंजा। मैं आपका शुक्रिया अदा किस तरह करूं, कोई मौका ही नहीं देती। खड़ी पोर्च में रोकते इसने सिमी से कहा और फौरन से अमल करने के लिए इसका हाथ भी पकड़ना चाहा कि इसके अंदाज कदम समझती। सिमी बल खाकर पीछे हुई और धड़ाम से दरवाजा खोलती गाड़ी से निकलकर अंदर भागी। इसे क्या हुआ? कान खुजाते वो हंसता और इसकी पुश्त पर देखता ही रह गया।
आखिरकार आज वो दिन आन पहुंचा था जिसका इंतजार अलमविला से इल्वी का और इसकी हर दिल अजीज हस्ती करती थी। वो शाम आन पहुंची थी जिसके इंतजार में हर धड़कन रूह दुआएं मांगती थी। सबकी दिलें इस वक्त का बेसब्री से इंतजार करती थी और वो वक्त आन पहुंचा था जब वो शहजादा जिस शहजादे की आंखों से सफेद पट्टी हटाकर इसकी आंखों को नूर की रोशनी में नहलाए। वो वक्त आन पहुंचा था जिसका हुरुलैन को बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए इसने इतनी अजीतें बर्दाश्त की थी, जिसके लिए वो अंधेरों की ब्यूटी होकर घूमी थी। वो लम्हा, वो घड़ी अब इसके धड़कन के बेहद करीब थी। वो पलक झपकते हाथ बढ़ाकर इन जुगनों को छू सकती थी। आज वक्त आया था जब वो झुकी बंद पलकें उठाकर एक मसीहा को देखती, अपने बेटे, अपने ये अजीज को देखती, अपनों के चेहरे को देखती, रब की बनाई खूबसूरती से आश्कार होती इस दुनिया की खूबसूरती को देखती, सबसे बढ़कर अपने आलम को देखती। और वो वही चाहती थी, वो बस इसे देखे और इसे अपनी नजरों में उतारे, इसकी आंखों में अपनी आंखें मिलाए। और इसके लिए वो बेचैन और बेकरार थी। आज तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी लाया जाए, इसीलिए मैंने तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले क्या देखना चाहती हो। ब्यूटिशियन जब रूम से निकली तो वो अपने भारी कदमों से अंदर दाखिल होता इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर बोला। वो इस वक्त होटल के एक मास्टर बेडरूम में मौजूद थे जहां आकर लड़कियों ने इसे सजाया था। सफेद पाँव को छूते गाउन, हाथ पर सफेद ग्लव्स, चेहरे पर नकाब था। सिर्फ साइड से हटाकर इसकी आंखों की पट्टी हटाते वापस नकाब लगा दिया जाता। वो बिल्कुल परफेक्ट थी जैसा सईद चाहता था। सईद आलम को इसने बगैर वक्त लिए कहा। खौफ से इसकी धड़कनें बेतरतीब थी। अजीब सी सूरत हाल थी इसकी, घबराहट, बौखलाहट, ऐसी हालत थी कि ना जाने क्या हो रहा है। हालांकि इस दिन का इससे पैदाइश से लेकर आज तक इंतजार था। इनके माँ बाप, बहन की ख्वाहिश थी। वो हमेशा से सोचती थी जब वो वक्त आएगा तो इसके पास समैया, मुस्कान, नूर, आरिफ, दाद, बुरहान सब होंगे। वो बिल्कुल भी अकेली नहीं होगी ऐसे वक्त में। पर आज अपने दिल के बादशाह को देखने वाली थी। वो काफी हौसला, हिम्मत, पुष्ट पनाही चाहती थी। पर यहाँ तो रब और इसके शरीक हयात के अलावा कोई नहीं था। ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था जिसका इसने बचपन से लेकर अब तक सोचा था। पहले माँ बाप को देखने का शौक, फिर दुनिया को देखने का शौक और अब अपने शोहर को देखने का जुनून। और आज जब ये दिन आया था तो इसकी हालत अजीब हो रही थी। दिमाग कह रहा था कि नहीं आलम, मुझे कुछ नहीं देखना, बस छुपा दो आप मुझे। और दिल दे बेतरतीब बिखरी हालत से इंतजार में था कि वो इस हस्ती को देखे जिसने ना सिर्फ फैन को संभाला बल्कि इसके तोड़े बिखरे वाले हैवानों को निस्तंभूत कर दिया। वो इसे हर बार अल्लाह से मांगकर नई जिंदगी दी, इसे अपने रब की नेमतों, रहमतों से आशना करवाया। और मैं कुछ और चाहता हूँ ऐन। कुछ तवक्कुफ के बाद अपने गर्म मजबूत हाथों के लम्स में इसके हाथ लेकर सहलाते बोला। क्या? वो हैरत से बोली। क्या वो इस कदर जुनूनी इंसान ही चाहता था कि इसकी ऐन दुनिया में देखने से पहले इसे देखे? मैं चाहता हूं पहले तुम इसे देखो जिसका तुम पर हक है। जैसे बच्चा पैदा होकर माँ को देखता है वैसे ही आज तो मैं इस हस्ती को देखना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, जो हमेशा तुम्हारी इन आंखों में नूर बनकर रोशन रहे, तुम्हारे जहन में ताहयात रोशन रहे। जब जब तुम अपनी पहली नजर को याद करो तुम्हारे दिमाग के लहरों पर वो अक्स रोशन हो, लहराए जिसे तुमने पहली नजर में देखा था। वो गमगीन भारी लहजे में से समझा रहा था। और एन सोच रही थी कि इसकी जिंदगी में आलम फितने के अलावा ऐसी कौन सी हंसी है जिसे वो इस कदर चाहता है, बल्कि एक जुनूनी शख्स खुद को दिखाने की बजाय इसे दिखाना चाहता है। उलझते जहन के साथ इसने हाँ कर दी और आलम ने इसे साथ लगा लिया। कुछ देर बाद एक दरका नामी मुलाजमा साथ आई जिसने इसके सोए बेटे को संभाला। और आलम अपने साथ एन को लेकर रूम से बाहर निकला। कई नजरें इनकी तरफ उड़ी थी, कई लोग दिलचस्पी से इन्हें देखने लगे थे। रुक रुक कर गर्दन मोड़कर लोगों को तवज्जो इन पर साकित हुई। इशा के वक्त नजदीक था। जहां से वो गुजर रहे थे रोशनियों से नहाई हुई जगह थी। एक एक कदम के साथ हुरुलैन की धड़कनें जबर और जेर हो रही थी। हाथ पांव बिल्कुल सुन्न हो रहे थे और सईद आलम के मजबूत सार में थी। कई लोगों का दिल चाहा इस मंजर को अपने मोबाइल में कैद कर ले, पर साथ चलते गार्ड ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत नहीं दे रहे थे। आलम, हम कहाँ जा रहे हैं? इसकी सुनहती समाते आसपास की आवाजों को समझने से कासिर थी। कुछ मिनट देखना नहीं चाहोगी क्या? इसके मुतबस्सम सी आवाज हुरुलैन की हालत अजीब कर गई। मुझसे चला नहीं जा रहा, वो घबराहट के जेर असर मिनमिनाई। बस थोड़ी देर। सर पर बोसा देने से इसने अपने होने का एहसास दिया। कुछ देर पहले तैयार हुई लड़कियों को यही रटती कि मैम यू आर वेरी लकी।
हुरुलैन को तो समझ नहीं आया था, इसने इस आलम से पूछने का सोचा। सर, पर ऐसा खौफ सवार था कि जैसे पहली बार इससे निकाह करने का वक्त हुआ। जब वह जबरन इससे निकाह कर रहा था और इसकी हालत मरने जैसी हो गई थी, इसने सोचा था वो मर ही जाएगी, पर नहीं, होश में आते इसने खुद को इस दियो के कैद में पाया। और फिर वक्त चलते ही इसे एहसास हुआ कि वो दियो तो नहीं था, वो तो इसका शहजादा, जिसका इसने इतना इंतजार किया था, जिसके लिए इसके माँ बाप की दुआएं थी और जिससे हुरुलैन को इश्क है। और अब वो अपने इश्क को देखना चाहती थी, जिसने इसे पहले इन रोशनियों से आशना करवाया और फिर ये नहीं चाहता था, वो कुछ और चाहता था। हुरुलैन नहीं जानती थी वो क्या चाहता है। वो इसके साथ इतने दिन खामोश थी, ये सोचते कि शायद वो सही वक्त का इंतजार करके इसे दिखाना चाहता है, या पाकिस्तान चलकर इसकी बहन के सामने इसकी आंखों की पट्टी उतारना चाहता है। पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, यहाँ तो सब उलट हो रहा था। या वो इसे सबके लिए तैयार नहीं, पर इतना जरूर मालूम था कि वो सबसे पहले खुद ही इसकी आंखों में नूर देखेगा। पर नहीं, इस बार इसका आलम बदल गया था। यहाँ वो इसे खुद को दिखाने की बजाय क्या दिखाने ले जा रहा था? ऐसी कौन सी हंसी जिसका अक्स वो ताहयात इसकी आंखों में देखना चाहता था? ये वही आलम था जो अपनी ऐन के मुंह से किसी का नाम बर्दाश्त नहीं करता था, और आज इतने बड़े दिन में वो इसे खुद को नहीं दिखा रहा था। हालांकि इसे ऐसा जुनूनी हो जाना चाहिए था कि कहीं दूर ले जाकर इसे खुद को दिखाता, जहां ना दुनिया के लोग हो, ना ही ऐन की तवज्जो इससे हटे। लेकिन कोई बेजान चीज, सब बदला बदला सा था, इतना कि जिन्हें समझने के लिए ऐन के दिमाग ना काफी था। या अल्लाह, आप ही जानते हैं क्या है आलम मेरे लिए, आलम के दिल में। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, वो जो कुछ भी होगा मेरे हक में बेहतर होगा। पर अल्लाह, आप मेरे दिल को भी जानते हैं, मैं सिर्फ आपके आलम को देखना चाहती हूँ, और वो जो कुछ मुझे दिखाना चाहते हैं, जिस तरह मेरे आलम को देखकर मेरी रूह और दिल में सुकून उतरेगा, वैसे ही या अल्लाह इस हस्ती को देखकर मेरे अंदर रूह और दिल में सुकून उतर जाइएगा। वो साथ चलती अल्लाह से दिल में मुखातिब थी। हैन दफातन संभल कर जहाँ कदम रखे थे, इस जगह कदम रखकर पाँव को जिस ठंडक और सुकून ने छुआ था, इसका वजूद आलम की पुरसुकून सरगोशी पे बेताब हो गया। आलम, वो फिजा में फैली तरकी खुशबू से चौंक गई और बेसाख्ता इसके मजबूत हाथों को थामा। हम पहुंच गए। आलम की सरगोशी एक बार फिर से गूंजी, जिसे साथ ही आन के रोह रोह में धड़कन बन गई। वो दिल जैसे समंदर में डूबकर उभरा। हाँ, हम पहुंच गए, वो हकलाकर बोली। इसके हाथ पांव की लर्जिश सर पर मजबूत पकड़ इस कम हौसले की वाज़ह तौर पर निशानी थी। ईमान रखो, जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ इसको देखकर तुम खुद पर नाज करोगी। इसके हाथ अब दबाकर हौसला देते मजीद आगे चंद कदम बढ़ाए। एन के पाँव में महसूस होती ठंडक फर्श की वजूद में सरूर बनकर दौड़ रही थी। सांसों में बसे इतर मुश्क सांसें महका गई। हम जन्नत में हैं। बेसाख्ता इसके लबों से जुमला फिसला। आलम ने मुस्कुरा के इसके निकाब में कैद चेहरे को देखा। हाँ, वो सर हिला गया। आप मुझे जन्नत में लाए हैं? वह हैरान शौकी हुई। नहीं, इसने तुम्हें बुलाया है, मैं तो बस तुम्हारे सहारा देकर लाया हूँ। वो पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ बोला और फिजा में गहरा सांस भरा। किसने मुझे जन्नत में बुलाया है? वह हैरान साकित सी रह गई और इसके जवाब पर, क्या इसके माँ बाप ने, जिसे तुम अभी देखने वाली हो? इसने जवाब जिस सुकून से कहा, एन को कुछ समझ नहीं आया, पर वो बेचैन हो गई इसे देखने के लिए। इसके माँ बाप तो जिंदा नहीं। वो बेचैन हो गई इसे देखने के लिए, जिससे वो खौफजदा हो रही थी, और इसका दिल बेचैन होने लगा। रवा रवा दुआगो हुआ। वो देखना चाहता था इसे जिसने बुलाया है। वो इसका आलम भी इसकी पुकार पर सर खम कर गया। हालांकि वो अपनी एन के मामले में दिमाग की भी नहीं सुनता, सिवाय दिल के। आलम, मुझे देखना है। वो हम तक कांपते लबों से वो मुश्किल अल्फाज अदा कर पाई। वो कौन है जिसे देखने के लिए इससे पहले वसूल करना पड़ा था? वो कौन है जिसका सोचते इसका दिल बेतरतीब हुआ था? वो कौन था जिसके सामने इसका सईद आलम घुटने टेक कर सर झुकाता है? आसपास के लोगों की वही नजरें वहीं जमी थी और तवज्जो थी, पर सईद आलम की नजरें सामने थी, और वो अपने शरीके हद के लबों से निकले अल्फाज पर मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। आलम, मेरे बेटे को भी दिखाओ इसे। वो इसके हाथ को पकड़कर बोली। जरूर। सईद ने मुलाजमा के बाजू से अपने बेटे को देखा, जो पहले से ही सामने देख रहा था, और इसकी बुरी आंखों में सामने वाले का अक्स पूरी तरह से छाया हुआ था। मैं खोलने लगा हूं तुम्हारी पट्टी। वो मुस्कुराया और इसके सामने आया। अपनी आंखें पहले बंद रखना ताकि मैं साइड हो जाऊं। वो अपनी नजरें उठाना बगैर देखे सीधी तरफ सामने देखा। दिल में यही सोचो, आज तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं तुम्हें दुनिया की खुशनसीब लड़की का खिताब देने वाला हूँ, जिसकी आंखें
सन्यामे खुलते ही जो देखने जा रही है वो दुनिया की खुश नसीब तरीन लड़की है। वो इसे हदायत देता इसके हिजाब में हाथ डालकर इसकी पट्टी गिरे खोलने लगा। वो जैसे जैसे खोल रहा था इनका दिल इतनी ही तेजी से धड़क रहा था और इसे लग रहा था कि इसकी धड़कनें रुक जाएंगी, वो कोई एहतजाज भी नहीं कर सकेगी। सईद ने मुस्कुराते इसकी आंखों से पट्टी हटाई और उसके हाथ को थामकर बंद आंखों वाली हुरुलैन के आगे बढ़ा। वो मन भर के कदम इस ठंडे फर्श पर रखती आगे बढ़ी थी। वो एक जगह का मुंतखब करके इसे वहां खड़ा कर चुका था और इसकी आंखों से पट्टी उतार दी गई थी और हूर को रूह से बारी भर वजन हटता हुआ महसूस हुआ। वो इसकी पट्टी पर लब रखता पीछे हुआ और अब तुम आंखें खोल सकती हो। ये सरगोशी की शरीका हयात हम सफर की थी और आज की रात एन के लिए जैसे पैदाइश रात थी। जैसे एक बच्चा दुनिया में आकर आंखें खोलता है वैसे ही हो रहा था। मामा, लरजते लबों से एक तड़प सदा इसकी आवाज आजाद हुई। जैसे हर बच्चे की पुकार होती है वैसे ही इसकी हुई। इसने माँ का हक नहीं छीना। इसका हाथ अपनी शरीके सफर के मजबूत हयात में था। इसके लबों से दूसरी सिसकी इसके बाप के लिए थी, जिन्हें वो इस वक्त शदीद याद कर रही थी। इनकी कमी महसूस कर रही थी, पर इसे पूरी उम्मीद थी वो इसे देख रहे होंगे। वो खुश होंगे कि इसकी बेटी ना सिर्फ इसका शौहर मिला बल्कि इसे रोशनियां भी मिल गई। इसकी आंखों में नूर उतर गया था जिसमें लिखी एक तहरीर बेसब्री से सईद आलम की मंजर थी। इसके के लर्जे पलकों से जैसे दुनिया भर का बोझ आ गिरा। इसने उठाना महाल हो गया। हौसला, इसने लरजते हाथ पर जरा सा दबाव देते हौसला दिया और वो खफीफ झटके से सर हिला गई। मैं देख सकूंगी ना, इसने तसल्ली चाही। आंखों अश्क रवा होने लगा जिन्हें वो रोक नहीं सकती थी। नकाब के नीचे इसके लब लरज रहे थे और वजूद होले होले कांप रहा था। इसकी कैफियत और एहसास ऐसे थे जैसे एक बच्चे की हों जिसे इन्हें समझ कुछ नहीं आती, सिर्फ माँ के अलावा। वैसे ही इसे इस पहर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम यकीन कामिल रखो, वो जवाबन बोला। आप पास हैं? वो फिर से खोया हुई। हम पास हैं। इससे मुलाजमा के हाथों में अपने बच्चे को देखा जिसकी बुरी आंखों में सामने मंजर का अक्स समाया था। वो होले से हंसा। ये छोटा नहीं बहुत बड़ा है, अपना अच्छा भला अभी से समझ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसने पूरी हिम्मत और तवानाई से इन अल्फाज को अदा किया और आहिस्ता से लरसी भीगी स्याह पलकें उठाई और ऐसे देखे शर्तें भी मुस्कुराए जैसे सारा जहां मुस्कुराया हो। इस मंजर को देखते एक नहीं हजार लोग मुस्कुराए। ये वो जगह थी जहां इसकी मोहब्बत को पाने के लिए लोग बेचैन और बेकरार थे। इसके दीदार और मोहब्बत के लिए दामन फैलाए हुए थे और रोते सिसकते सदाएं लगाते थे, झोलियां फैलाते थे इसकी मोहब्बत और दीदार के लिए। और आज वहां से बुलाया गया था इसकी मोहब्बत को पाने के लिए, इसके दीदार के लिए, जिसके घर के फेरे लगाए जाते हैं और इसके सच्चे दिल से चूमा चिमटा जाता है। इसके लोगों की आहें सिसकियां सुनी थी कि हमें अपनी मोहब्बत दे दो, हमें अपना महबूब बना लो, हमारी झोली भर दो। और वो देता है अपनी मोहब्बत। वसी पैमाने पर लोगों की झोलियां तंग पड़ जाती हैं, पर इसकी मोहब्बत नहीं। ममा, मैं कितनी बदनसीब हूं ना, अल्लाह की इस बनाई दुनिया को नहीं देख सकती जिन्हें अल्लाह ने इतने प्यार से बनाया है। ममा, क्या मैं अल्लाह को पसंद नहीं हूँ? इसके सवाल आज उठकर इसके कानों में गूंज रहे। आंखों से अश्क और तेजी से रवा थे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम इस स्याही से क्यों खफा होती हो? तुम्हें मालूम है जिस स्याही में तुम रहती हो ना, वो रंग कितना मुकद्दस है, ये कितना अल्लाह के करीब है। कितना मामा? इसने लरजते लब कांपे। इतना जितना तुम्हारे वजूद में इस वक्त तुम्हारे करीब है। तुम्हें मालूम है ये स्याही सिर्फ तुम्हारी आंखों की नहीं, ऐसा ही स्याह गुलाब काबा शरीफ पर चढ़ाया गया है। देखना, जब तुम्हारी आंखें से ये स्याही उतरेगी तब दुनिया की खुश नसीब लड़की होगी। ये एक माँ कह रही है तुमसे। इसने गिरते मोतियों में रवानी तेजी से आ गई और जब इनके नूर ने हरम पाक को चूमा और देखा, हाँ वाकई से स्याह गुलाब चढ़ाया हुआ था। इस स्याह गुलाब में बैतुल्लाह को चूमा जिसने दुनिया से छुपाकर इसे पहले अपने दीदार के लिए बुलाया था और इसकी आंखों और दिमाग में सबसे पहले अपना अक्स छोड़ा। इसके बेचैन रूह और दिल में सुकून की लहरें उठने लगी। असाब पर सुकून हो गए और धड़कने रग से मदहोश थी। मम्मा, मैं वाकई सबसे खुश नसीब औरत हूँ। इसके लब हिले और हाथों में हरकत हुई और दुआ में उठे। इसके लबों से दुआएं मगफरत निकली अपने माँ बाप के लिए, दूसरी बार अपने मुजाज़े खुदा के लिए दुआएं निकली और सर से पांव तक सजदा रेज थी। फिजा में इशा की नमाज अजान गूंजी। इससे पहले ही औरतों के लिए मखसूस सफ़ों में इसके शरीका हयात ने खड़ा कर दिया। हरम पाक की अजान दुनिया की खूबसूरत तीन आवाज़ इसके कानों में गूंजी। इसके सामने एक चौड़ा तवाना मौजूद था। आगे बढ़ा और इसकी धड़कनों में शोर बर्पा कर गया। वो था इसका शरीक हयात।
تکبیر ہوئی. اس کے بعد نماز شروع ہو گئی. دنیا کی عظیم و بلند ہستیاں سر سے پاؤں تک جھکی اس کے سامنے سجدہ ریز تھی. نہ میں تھا اور نہ تو. بس لب پر ایک نام جاری تھا جس کی صدا سے ہر دھڑکن گونج رہی تھی. اللہ. وہ اپنی خوش بختی پر ناز کرتی سر سجدوں میں جھکے دیکھ کر خود بھی سجدہ ریز ہو گئی. آنکھوں سے اشک خود رواں تھے. لب اس کے ذکر میں مدہوش تھے. دل رقص الہی میں گم پور سجدہ ریز تھا. یہ ہوتی ہے عشق الہی کی نشانی. نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی اور وہ سجدے سے نہ اٹھی. کئی سر ابھی اس کی بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے. دل کی چاہتی وہ جھکے رہے. اس کے جھکے سر پر ایک نظر ڈال دے سعید نے نماز کے بعد ملازمت سے اپنا بیٹا لیا اور ورقہ بھیگی آنکھوں سے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھتی نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی. وضو وہ ہوٹل سے ہی کر کے آئے تھے اسی لیے یہاں وضو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اس کے سجدے میں خلل ڈالنا نہیں چاہتا تھا بشرطے وہاں سے رستہ بنانے کے لیے سب کو اٹھا رہے تھے. مجبوراً اسے اپنی شریک کے ہاتھ کو سہارا دینا پڑا. اس کی پکار پر حور العین نے جھکا سر بھیگی آنکھیں اٹھائی. اسے اس مقام تک اپنے رب کی بارگاہ میں لانے والا کوئی اور نہیں دنیا کا بیسٹ اس کا شہزادہ سعید عالم تھا. عالم اس کے لب کانپے. وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جس کے ایک بازو میں اس کا بیٹا اور دوسرے ہاتھ میں اس کی کلائی. وہ قدرے رش کم ہونے تک کچھ دور جا رہا تھا. کعبہ طواف شروع ہونے تک وہ اسے صحن میں لایا اور ایک سائڈ متبسم سا اسے لے کر بیٹھ گیا. عالم اس کے سرگوشی نما آواز میں پھر لب بھیلے. وہ اس کی بری آنکھیں اس کی پکار پر اس کی طرف اٹھی. سادو موا بری اوشن نیلی آنکھوں میں. نہ صرف سعید عالم بلکہ حور العین ساکت سی تھی. سعید کو لگا صرف وہ نہیں دنیا ساکت ہے. اس کے سحر میں عین کو اپنی پوری زندگی حیات لگی. جانے کب ہاتھ اٹھا کب دل ساکت ہوا کب لب ہلے دل نے پکارا اور اس کے لرزتے ہاتھ کی کامتی انگلیاں فاصلہ مٹا کر اس کے نشانہ پر ٹک گئیں. بری آنکھیں ایک دم جھکی اور میچ لی گئی. میں آپ سے محبت کرتی ہوں عالم. خنجر کی مانند کو چبا ایک جملہ اس کی سماعتوں سے سور کی طرح پھونکا گیا جو آج اپنی آب و تاب سے گونجا. عالم میں نے آپ کو دیکھا ہے. ایک اور دوسرے لہجے آواز مٹھاس سکون سے لرزتا جملہ گونجا. پر ہاں وہ جانتا تھا ان اوشن آنکھوں سے اسے دیکھا ہے اور بڑی جرات مندانہ سے اظہار محبت بھی کیا تھا. یہ آنکھیں اس کے سامنے تڑپی ہوئی تھی پر آج یہی آنکھیں اس کی عین کا سکون بنی تھی. کیسا انکشاف تھا کیسا عرب تیرا انصاف تھا. اس کی تکلیف پر ان بری آنکھوں سے اشک رواں ہوا اور اللہ نے بڑی اذیت میں ڈال دیا تھا. وہ کیسے دیکھا یہ اپنی عین کی آنکھوں میں یہ اوشن آنکھیں. وہ کیسے برداشت کرے گا اس کی عین نہیں وہ دیکھے اسے. میں نے آپ کو پہلے دیکھا ہے عالم تب جب میں آپ کو ان پوروں سے محسوس کرتی تھی. دوسرا جملہ گونجا اور بری آنکھیں شدید حیرت کے جھٹکے میں اٹھی. کیا اس کے نابل لب ہلے. ہاں عالم مجھے آپ کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں. میں آپ کو پہلے ہی ان بند آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں. آپ ہی تو ہیں وہ واحد ہستی جو میرے اندھے میں میرے ساتھ ہوتے تھے جس میں میں ہم کلام ہوتی تھی. آپ ہی ہیں وہ جنہیں سوچ کر میں اپنی خوش بختی پر ناز کرتی ہوں. وہ کہہ رہی تھی اور عالم ساکن تھا. وہ عشق کی عالم میں پور گرفتار تھی. پھر وہ شکوہ کیوں کرتا اپنے رب سے ان آنکھوں کا جنہوں نے اس کے عین کو مکمل بنایا. حالانکہ اس کی خوش بختی وہ آنکھیں اس کی عین کے وجود میں سجاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھی. وہ اس سے پہلے روبرو تھی. ایک گہری مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی اور سارے زخم وہ رب نے مٹا رہا تھا. اپنے در بلا کر ہر اذیت سے چھٹکارا دے رہا تھا. وہ کبھی کعبہ تو کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی رو رہی تھی چوم رہی تھی. یہ آپ جیسا ہے بالکل آپ طرح دکھتا ہے سوچتا. اس کی سرگوشی نما آواز سعید کی سماعتوں میں گونج رہی تھی اور اس آگنما سعید کو آج اس پاک ذات نے مکمل کر دیا تھا. اسے دکھ چھین لیے بلکہ اس کی جھولی سکھوں سے بھر دی تھی. اوکے گائز آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.